पलायन एक साल में नहीं कि रातों रात हम पलायन रोक देंगे, है ना। कुछ लोग आपको मिलेंगे जो कि कहेंगे बस अब इसके बाद से सब बंद हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, आप हमारा साबुन यूज़ कर लीजिए, रातों रात गोरे हो जाएंगे। अरे यार, उसने हमको एक तो कार्ड दिया है, ये कार्ड मिल गया, अब मेरे को 20,000 रुपये मिलेगा महीना में, अब दुनिया बदल जाएगा अब मेरा। बस ये सच नहीं है, ये करने वाला भी जानता है। आदमी गाली गलौज कब करता है? जब उसके पास कंटेंट नहीं होता है, तब वो शुरू करे, अब लो अब इसकी धोना शुरू करे, अब उसको इंटरटेनमेंट बनाते हैं। अब पॉलिटिक्स हैज बिकम एंटरटेनमेंट। यानी कि फिर जो नए मसीहे हैं वो तो ये सिखा रहे हैं कि पैर में प्रॉब्लम है, तोड़ दो पैर, दूसरा पैर लगा देंगे, ऐसा होता है। ये बस रातों रात आपको अच्छा महसूस करने वाला बात करेंगे, 1 लाख नौकरी आपको दे देंगे, अब इसके बाद से कोई यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, सब यहीं पे सेट हो जाएगा, दुनिया बदल जाएगी, अब आसमान पूरा लाल हो जाएगा, ज़मीन हरा हो जाएगा। क्या है यार? जब मद्य निषेध होने से क्या हो गया? अभी भी कर ही रहे हैं लोग, जो करना है उस कर ही रहे हैं, लेकिन डर तो है कि पकड़ा गए तो भैया लपटा जाएंगे। तेज प्रताप जी है ना, तेजस्वी जी के भाई, खुद कह रहे हैं वो कि भाई मेरा बरगला गया है, ये बेवकूफ़ है, इसको समझ नहीं आ रहा है, ये SIR लेके और वोट यात्रा सब लेके टाइम वेस्ट कर रहा है। बिहार ने मौका दिया है भाई, कांग्रेस को, राजद को, सबको मौका दिया है, और इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया दुनिया के आगे रिपोर्ट कार्ड सबके सामने खुला है। अब जाएं तो किस मुंह से जाएं? ऐसे पार्टीज के हाथ में या ऐसे समूह के हाथ में अगर हमने बिहार को दिया तो बिहार जहां है ये 50 साल और पीछे लेके जाएंगे। लोगों से पूछो SIR के बारे में तो आधे को तो पता ही नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ ये झूठों के एक तो क्या शुरू हो, मतलब SIR का नहीं, मतलब ये जो लोग ये लेके शुरू किए हैं इसका प्रोटेस्ट आता है, एक तो झूठों का क्या ये लोग लेके घूम रहा है। और यहाँ जो लोगों को लगता है, मान लीजिए बक्सर में बैठे ईजा के आई बांग्लादेशी, अरे बांग्लादेशी बा भोजपुरी बोला था ईजा के, आपको पता नहीं है। वो बोलता है कि ना हम भैया बस बलिया से आए हैं, हमारा वहाँ घर था, बाढ़ में बह गया इसलिए हम आए हैं। आपको 10 साल मेहनत करना पड़ेगा तब जाके 2035 में हमारे बिहार से पलायन रुकेगा। ऐसा कैसे कि आप छठ पूजा में घर नहीं जाएंगे, पलायन खत्म? मजाक समझे यार, ऐसे होता है। तेजस्वी यादव जो आपको बता रहे हैं कि भाई हम आपको इतना लाख नौकरी दे देंगे, हम इतना रुपया आपको देंगे कहाँ से? हम आए अभी पकड़ के एकदम पॉप गाना वाना गाने लगे, लगे कि भाई देखो, फिर बोले देखो हमने कितना कुछ कर दिया, कितना सेटअप कर दिया। कहा हम आपने किया? हम आके बस माइक सामने हैं, बड़ा वो बोल दिए, अब बोल दिए कि भाई साहब हमने किया। तो ये भाई साहब उसी का क्रेडिट लेते हैं। अब जितने 5-6 टॉप के लोग हैं उनको देखिए, पहले कोई JDU में था, फिर कोई भाजपा में गया, फिर कांग्रेस में गया, फिर अब यहाँ पे आया। ऐसे सारे टॉप लीडर्स के उनको उठा के देखिए, रातों रात आप ऐसे चुटकी बजाया, अलादीन का चिराग घसा, आ गया, सब ठीक हो गया, नहीं होता है। और जब ऐसी बातें होने लगती हैं ना तो फिर वो एडवर्टीजमेंट्स याद आने लगते हैं जो पहले आते थे, है ना, कि पहले में बड़ा खराब सा लगता था, फिर मैंने ये वाला ड्रिंक पिया और अब मैं पूरी तरह से तंदुरुस्त हो गया। आज पप्पू यादव जी उठना चाहते हैं, भैया वो तो यादव कैसे खड़ा हो जाएगा, काटो। तो भाई साहब तेजस्वी यादव जी काटने पे लगे हुए हैं, लालू जी के परिवार उनको काटने पे लगे हैं, कि और दूसरा यादव कैसे खड़ा हो जाएगा? बिल्कुल नहीं लगता, वो मुख्यमंत्री के फेस हो ही नहीं सकते। नमस्कार, आपने न्यूज़ हिंदुस्तान देखना शुरू कर दिया है। मैं आपके साथ भूपेश मिश्रा, हमारे साथ सहयोगी अविनाश कुमार पांडे हैं। हम इस समय एक ऐसी धरती पे मौजूद हैं जो कुछ महीनों पहले हॉट सीट बनकर सामने आई, और उस हॉट सीट में एक नाम बहुत ज़्यादा चर्चाओं में था। IPS आनंद मिश्रा, पूर्व IPS आनंद मिश्रा हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद भूपेश। हमारा पहला सवाल अविनाश कुमार पांडे जी पूछे। शुरुआत तो बहन से भी करना चाह रहे थे, राजनीति से करते, लेकिन हम थोड़ा लाइफ पे चलते। जीवन का कितना संघर्ष रहा है, सच चुके IPS अधिकारी भी रहता है, कितना बड़ा संघर्ष रहा है? देखिए, संघर्ष इज अ स्टेट ऑफ माइंड। अगर आप इंजॉय कर रहे हैं तो उसको संघर्ष नहीं कहना चाहिए, राइट? तो जब आपका ध्येय क्लियर होता है, आप किस लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तो वो जो फील होता है, वो जो स्ट्रगल होता है ना, वो इंजॉयमेंट होता है, राइट? तो उसको मैं संघर्ष नहीं मानता। तो मेरे को कहते जीवन में बड़ा संघर्ष रहा, तो मैं सच में सोचता हूँ कि कहाँ संघर्ष रहा, सब तो ठीक ही चल रहा है, खाना पीना मिल जाता था, बाकी व्यवस्था जो थोड़ा बहुत है वो ठीक ही था। संघर्ष किसको? हाँ, तैयारी करने के टाइम में या लोगों का कुछ बोलना, है ना, कि आपको डिस्करेज कर रहे हैं, फिर आप जब तैयारी करने बैठ रहे हैं तो आपका मोटिवेशन लेवल फ्लक्चुएट कर रहा है, आप अटेम्प्ट लेते हैं, नहीं होता है, फिर लोग क्या कहते हैं, तो ये सब चीज़ें, या फिर आपकी जो अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं मिल रहा है, ये सब चीज़ें लोग स्ट्रगल बोलते हैं, संघर्ष बोलते हैं। आई डोंट टेक इट एज संघर्ष। तो मेरा जीवन संघर्षपूर्ण नहीं रहा है। शुरुआत कैसे आपने की वो हम जानना चाहिए।
किसके बारे में पूछे, पॉलिटिकल या नहीं, जीवन जीवन नहीं, जीवन में देखिए नॉर्मल एक मिडिल क्लास, एक एवरेज मिडिल क्लास भी तो लोअर मिडिल क्लास फैमिली में कहूँगा कि रहा हूँ। और जैसा कि होता है कि आपका जब आप बड़े होते हैं तो आपने जो देखा होता है कि लिमिटेड, सब कुछ लिमिटेड है, कि 2 ही बिस्किट है, 3 लोग खाने वाले हैं, आप कैसे करेंगे। तो उस टाइप का जीवन देखा है। दूसरों का सैंडविच देख के मन ललच जाता था, अरे यार उसके अंदर लाल लाल क्या डाला हुआ है, तो जैम बोल के कुछ होता था, नहीं पता था। तो वो सब चीज़ें देखा है, बट आई नॉट कॉल इट संघर्ष। वो होता था कि बच्चे के हिसाब से कि अरे यार काश मेरे पास हो जाता, एक मेरे पास फुटबॉल हो जाता, एक जूता मिल जाता मुझे, एक साइकिल मिल जाता मुझे, ये सब चीज़ें था। लेकिन नहीं होना जो है वो कहीं ना कहीं आपको फ्यूल करता है कि अब इसको करना है, ये कैसे होगा, कैसे किया जाए। तो वो जो मेहनत करते हैं, मुझे पता, अगर जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल मैं 12th जब कर रहा था, 12th के बाद तो आर्ट्स ले लिया था, तो मेरे पिताजी और मेरे जिया जी उन्होंने कहा कि, मैंने कहा एक मोटरसाइकिल वगैरह होता तो बड़ा सही रहता, क्योंकि मैं कराटे मार्शल आर्ट्स में था, तो मुझे अपने क्लब जाना होता था प्रैक्टिस करना, थोड़ा सा मूवमेंट लोकल में होता था, मुझे लगता मोटरसाइकिल होगा थोड़ा स्पीडअप हो जाएगा। तो मोटरसाइकिल की बात किया, मतलब उनको लगा अरे भाई बहुत बड़ी बात बोल दी, मोटरसाइकिल मांग रहा है, मतलब हमारे घर में किसी के पास मोटरसाइकिल नहीं था। फिर भी पिताजी वॉज काइंड एंड मेरे जिया जी उन्होंने कहा कि तुम टॉप करके दिखाओ 12th में, फिर मोटरसाइकिल दे देंगे। और बोला ऐसा चीज़ बोल दें कि अब होगा ही नहीं इससे, ना नौ मन तेल होगा, ना राधा नाच चाहिए। तो उस टाइम में मुझे याद है, मुझे लगा नहीं यार ये तो चाहिए। फिर भी पूरा पढ़ा, सही में टॉप कर गया। दे वर शॉक्ड, कह रही तो सीरियसली ले रही है यार एक मोटरसाइकिल के लिए इतना। तो ऐसा नहीं था, बट वो भी एक स्ट्रगल था। लेकिन जब भी टेम्परामेंट आपका डाउन होता है, आपको लगता नहीं इसको करना है, इसको पढ़ना है। वैसे पढ़ाई के टाइम पे क्या होता है, मैंने कभी कोचिंग नहीं किया। मैं तो इनिशियली यही बात था कि मुझे लगता था कि उससे पिताजी पे प्रेशर पड़ेगा, कोचिंग के लिए पैसे चाहिए, सब है ना, मेरे पास मैं खुद पढ़ूंगा, नहीं चाहिए मुझे कोचिंग वगैरह। वो भी एक संघर्ष था आप कहिए तो, लेकिन वो एट द सेम टाइम इंजॉयमेंट भी था। मैं उसी को पढ़ता था, बगल में लिख लेता आनंद मिश्रा IPS, देखता था, कर पढ़ो और पढ़ो, ठीक से करो। तो वो संघर्ष को एंजॉय कर रहा था मैं। इट वॉज नॉट रियली संघर्ष। तो मैं मानता हूँ आजकल बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जब कहते यार मेरा जीवन बड़ा संघर्षपूर्ण था, ये था वो था। तो आई थिंक कि वो इंसान ने इतने साल जीवन के एंजॉय नहीं किया। तो मैं नहीं कह सकता कि मैं अपने जीवन का 20-25 साल एंजॉय ही नहीं किया। तो इसलिए जो संघर्ष की कहानी कह रहे हैं, मेरा संघर्ष का नहीं, एंजॉयमेंट की कहानी रही है। मैं अपनी तकलीफ़ों को भी एंजॉय करता हूँ, यू नो, बिकॉज उसके बाद हर टनल के बाद, और टनल लगातार, जीवन टनल नहीं रह सकता है। ग्राफ जो है जीवन का वो अप एंड डाउन ऐसे से चलता है। अब फ्लैट हो जाने से तो वो IC वाले में देखते हैं ना, फ्लैट हो गया तो मौत है। वो भी ऊपर नीचे जाना चाहिए, तभी जीवन है। तो जब आप नीचे जा रहे होते हैं, आई फील हैप्पी, अब तो अच्छा होगा, अच्छा टाइम आने वाला है, नीचे जा रहे थे। इट वॉज द माइंड सेट। सर IPS ही बनना है या इस लाइन में जाना, कहीं से मोटिवेशन मिला या कहीं किसी ने ऐसा बोला या किसी को आपने देखा अपने लाइफ में? बिल्कुल अविनाश भाई, मैं बहुत छोटा था जब स्कूल जाता था ना, तो एक सिपाही होता था, बाद में पता चला वो सिपाही था, पहले तो पुलिस ही नजर आता था। वो बंदा ऐसा, मुझे बड़ी थी, चश्मा लगा के ऐसा करके खड़ा होता था, जस्ट यूज्ड टू स्टैंड लाइक दिस। मैं जाता था एकदम देखते उसको, यार यही बनना मेरे को उसमें भगवान नजर आते थे। मुझे लगता था विष्णु भगवान होंगे ना तो ऐसे ही होंगे, शिव जी होंगे तो ऐसे होंगे। उस बंदे को देख के कैसा भक्ति मन में आता था मुझे। हाँ, तो दैट वाज द थिंग। जब मुझे लगा ना मुझे यही बनना है, तो यही बनना है, तो 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th ग्रेड, 7th ग्रेड तक यही कहता था पुलिस बनना है। अब 8th में मुझे किसी ने पूछ लिया कि यार पुलिस में क्या बनना है। मैंने कहा पुलिस में क्या बनना, मतलब पुलिस बनना है। नहीं, पुलिस में मतलब क्या बनोगे, सिपाही बनोगे, दरोगा बनोगे, DSP बनोगे, SP बनोगे। मैंने कहा अच्छा ये भी है ना। फिर वो माइंड में क्लिक किया कि अच्छा भाई होता क्या, सबसे बड़ा क्या होता है। तब पता चला IPS होता है। तो एक दोस्त के साथ गया, तब तो आई वेंट टू एक वहाँ का लोकल लाइब्रेरी गया, वहाँ से एक ना न्यूज़पेपर में आता था एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, तो उसमें जाके पढ़ा। जब हम लोग एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में पढ़ना शुरू किया तो लाइब्रेरियन आके बोलता है यार तुम लोग टाइम पास कर रहा है, यहाँ पे पढ़ना पड़ रहा है, भाग यहाँ से। 8th का बच्चा आके एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में सिविल CSE एग्जाम का बारे में पढ़ रहा है। वहीं से वो कीड़ा आया कि नहीं IPS बनना है। फिर पिताजी भी एक बार आई रिमेंबर कि वो गए थे एक SP के वहाँ, और आके उन्होंने एक बार मेंशन किया कि यार कितना सही लगा वो बंदा, एकदम वाइट कलर की ब्लैक कलर की उसमें एम्बेसडर कार में आया, लाल बत्ती लगी थी, उतरा और चल के गया, तो सबने ऐसे टक 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 सैल्यूट किया। वाह क्या पर्सनैलिटी थी, मतलब यंग लड़का एकदम चमकता हुआ ना। मतलब यार लगता ये बनने से पिताजी को ठीक लगेगा, तो ये बना जा सकता, मतलब अलाइंड हो गए। मेरा जो मन था और पिताजी का जो आइडिया था वो एक साथ मैच हो गया। मैच हुआ तो उसमें ताकत मिल गया। अब मैं बोल दिया जब 10th के बाद हुआ कि आर्ट्स लूँगा, तो आर्ट्स लूँगा, तो मेरे पिताजी वाज लाइक, इंजीनियर है मेरे पिताजी, बोले पागल हो गया लड़का, आर्ट्स का क्या भविष्य, ऐसा सोच के। अब हमारे कुछ रिलेटिव से वो आके कहते हैं हमको कि भाई क्या है, तुम क्या सोच रहे हो, टीचर थे, और कहते हैं ये सब क्या आर्ट्स, और सुने आर्ट्स लेने का बात कर रहे हो, आर्ट्स क्यों होगा, अच्छा नंबर है,
साइंस लो, क्या भविष्य है आर्ट्स का, क्या करोगे? मैंने कहा आईपीएस बनना है। पूरा नीचे से ऊपर तक ताड़े, मतलब सपना देखो ठीक है, लेकिन औकात में देखो, है ना। आईपीएस बने, घर में कोई सिपाही हुआ तुम चले आओ सीधा आईपीएस बनेंगे। पता है आईपीएस क्या होता है? तो मैं कहा हाँ पढ़ा है मैंने, क्या होता है? तो बोलता है पढ़ने से ही हो जाता है आईपीएस, तो सब दुनिया में आईपीएस ही होता है। पहले देखो दौड़ करो, कुछ सिपाही उपाही नौकरी मिल जाए, टीटी वगैरह कुछ बन सको, कोई भी एक जॉब मिल जाए, तब उसके बाद फिर ये सब बकवास करना, ये सब तुम बड़ी बड़ी मत हाको। तो उस टाइप की चीज से चला। तो जितना मुझे कोई बोलता था ना नहीं होगा, उतना जिद आता था होगा कैसे नहीं, अब तो पक्का होगा। जब कोई बोले कि टाइम पास करेगा, कहाँ गोईठा में घी सुखाने में, भोजपुरी में कहते हैं ना गोईठा में घी सुखावता रहे, तब लगता था रुको तुम्हारे इसी गोईठे को मैं ठीक करके, हाँ इसी को मैं अंगार बना के दिखाता हूँ। आईपीएस बनने के बाद आपकी सबसे बड़ी चुनौती क्या रही? नहीं, आईपीएस बनने के बाद तो सबसे बड़ी चुनौती थी आईपीएस बनना। बताता हूँ कैसे। कि मैं जब आईपीएस में गया, असम मेघालय काट रहा है, तो इट वाज माय चॉइस आल्सो, तो उसमें मुझे दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब गया तो मैंने मेघालय सेगमेंट मुझे अलॉट हुआ। पहला दिन पहुंचा, मेरे एक आईजी थे, वो सीधा बोलते हैं आनंद यू सी आईपीएस ऑफिसर्स हैव टू परफॉर्म, यू हैव टू क्रॉस द सिमसांग, मतलब सिमसांग नदी है, तो उस नदी को क्रॉस करना पड़ेगा, और नदी क्रॉस के उधर पूरा लिबरेटेड जोन, GNLA मिलिटेंट्स। हाँ, मैं कहा क्रॉस द सिमसांग, जो आ रहा है क्रॉस द सिमसांग, ये है क्या सिमसांग? और भैया हमको पहले दिन पकड़ा दिया गया AK-47, ग्लॉक पिस्टल दे दिया गया, AK-47 दिया, बोला जाओ बेटा नदी क्रॉस करो। और उसके बाद जब गया तो फिर ठीक है, मेरा भी टेम्परामेंट वही था, तो सिलसिला शुरू हो गया गोलीबाजी का, इधर मार रहा है उधर मार रहा है, इधर इनकाउंटर हो रहा है, इधर बम फट रहा है, तो ये सब सिलसिला शुरू हो गया। इनिशियली तो मुझे लगा कि हाँ पूरा एकदम देश के लिए सब कर रहा हूँ। फिर बीच में जब कुछ 2-5 दिन का ब्रेक मिलता, लगता है कर क्या रहा हूँ, ये आईपीएस में होके ये तो कमांडो टाइप जीवन जी रहा हूँ, मतलब लॉ एंड ऑर्डर का क्या कर रहा हूँ, मैं पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या कर रहा हूँ, मैं पॉलिसी गवर्नमेंट पॉलिसीज कितना समझ रहा हूँ, मैं पॉलिसी इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहा हूँ, ये सब क्वेश्चंस आते थे मन में कि मैं ठीक कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, मैं कर क्या रहा हूँ। और मेरे पास क्या होता था, एक ऑलिव ग्रीन टी शर्ट पहनता था मैं, तो तब तो वो BR जैकेट भी नहीं लगाता था, क्योंकि अब जंगल में लगातार रहते तो आप नहीं लगा सकते, एक दिन के लिए गए तो लगा लिए। आज जो लगातार जंगल ही में 1 महीने रह रहे हैं तो कहाँ कौन लगाता है, हाँ तो बनियान पहन के बिन कपड़े के घूमते थे, तो वो लगा रखा है ये सब। फिर लगता था यार स्टार्स हैं, कंधे पे स्टार भी नहीं लगाया है, कहीं आईपीएस भी नहीं लिखा है, कर क्या रहा हूँ। हाँ वो सोचते थे गाड़ी होगा, लाल बत्ती, वो सब है कहाँ, मैं तो जंगल में घूम रहा हूँ। तो वो मेरे लिए एक फेज था जिसमें मुझे वो बड़ा चिढ़ मचने लगा था, मैं क्या कर क्या रहा हूँ। लेकिन उसके बाद जब समझ में आने लगा थोड़ा कि नहीं यार, दिस इज आई एम अ चोजन वन, है ना, मैं साधारण आईपीएस नहीं, मुझे चोजन, भगवान ने चुन के एक ऐसी जगह पे दिया है जहाँ पे मैं सच में देश के लिए कुछ कर सकता हूँ। वो जब रियलाइजेशन हो गया, फिर भाड़ में जाए स्टार, भाड़ में जाए लाल बत्ती गाड़ी, चलो जंगल में। और जब वो क्लैरिटी आ गई, आई वाज पोस्टेड SP साउथ गारो हिल्स, है ना, बागमारा में, तो एज SP में ऑपरेशंस करता था। मेरे एडिशनल SP भाई साहब अंदर बैठे थे घर पे, और मैं जाता जंगल में लड़ने। तो वो सब जब करता था, और जब वो चीज़ों को पूरा हमने क्लियर कर दिया, लगभग पूरा GNL खत्म कर दिया, पूरा मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन हेलस्टॉर्म के बाद मतलब वाइप आउट कर दिया कि एकदम जहाँ पे था कि आप निकलते गोली खाएंगे, वहाँ पे अब आपको मतलब एकदम क्लियर, अब वहाँ पर टूरिज्म पूरा सफाई कर दिया। जब देन वो सेंस ऑफ ग्रेटिफिकेशन, ये नहीं यार देश के लिए कुछ किया है, ये मेरे लिए नहीं, मैं तो वहाँ ना रहता हूँ, ना घर है, ना रिलेटिव से, क्या है मेरा गारो हिल्स में, हाँ मेघालय में क्या है मेरा, कुछ नहीं है, फिर भी मैंने अपने देश के लिए किया है। तो वो जो फीलिंग था ना, दैट फेल्ट कि हाँ नहीं यार मैं ही लकी हूँ। मैं जो रो रहा था कि नहीं यार मुझे वो सब का ओहदा और एंजॉय करने का नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं ही चोजन वन था, मैं ही लकी था, तो वो एक अलग फील थी आईपीएस में। उसके बाद फिर जब सब ठीक हो गया, देन लाल बत्ती गाड़ी भी दिखती लगी, वो सब स्टार भी सब ध्यान आने लगा, नॉर्मल यूनिफॉर्म पहनने लगा केमो छोड़ के, और उसके बाद लाइफ वाज लाइक इनटू फिर। इसी में एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा, पुलिस की वर्दी जब आपने पाई, कैसा अनुभव रहा उस पुलिस की वर्दी? एक मूवी थी टक्सेडो, आई डोंट नो इफ यू सीन द मूवी टक्सेडो, जैकी चैन था, ये पता नहीं कौन एक्टर था, मुझे ध्यान नहीं है। तो टक्सेडो में एक कपड़ा होता है, जब वो कपड़ा पहनता है वो सुपर पावर बन जाता है। अच्छा। वो जैसे वो अपना कोट डालता है ना, वो लीन थीन बंदा ऐसा रहता है, जैसे उड़ाता है वो सुपरमैन हो जाता है। अच्छा। ओके, तो वो यूनिफॉर्म वो फीलिंग क्रिएट करती है। वही नहीं, जब अशोक स्तंभ जब अशोक स्तंभ आप जब अपना कैप पहनते हैं तो यू होल्ड इट, और जब ऐसा करके आप उसको कैप को लगाते हैं ना, तो देन यू कि अशोक स्तंभ जो टच करते हैं अशोक स्तंभ को, मैं सोचता है यार सर पे अशोक स्तंभ लगा रखा है, जब बेल्ट आप लगाते हैं या अशोक स्तंभ यू कैन टच इट, कंधे पे देखते हैं यहाँ अशोक स्तंभ, मैंने की अलग फीलिंग होती है ना। देश को सही मायने में जो सो कॉल्ड देश की अथॉरिटी कह लिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी कह लीजिए, आपके कंधे पे दिया है, आपके सर पे है, आपके बेल्ट पे है, तो इट्स अमेजिंग डिफरेंट फीलिंग। और जब आप धर्म परायण काम करते हैं ना, तो फिर
ये यूनिफॉर्म में आपको एक ऐसा ताकत देती है कि देन आपको लगता नहीं यार, आपको कोई, यू आर अनस्टॉपेबल, आप रोके नहीं जा सकते हैं। अगर आपको कुछ करना है आप करेंगे, कुछ उसको अचीव करना तो इट इज डूएबल। वो यूनिफॉर्म वॉज लाइक मतलब क्या बताया जाए, ब्रह्मास्त्र। बाकी चीजें अलग है, बट यूनिफॉर्म पहनते ही यू आर अ डिफरेंट मैन, या यू आर अ डिफरेंट मैन। उसके बाद तो फिर आप देख रहा हूँ बोलने में भी मुझे वो आ जा रहा है, वो सोच के ही आ जा रहा है। तो यूनिफॉर्म इज समथिंग लाइक इन, जिसने यूनिफॉर्म पहना और उसने फीलिंग नहीं जिया है तो बॉस आप सर्कस में काम कर रहे हैं। सर इस दौरान घटना कोई ऐसी घटना कई 100 बार हुआ ऐसा घटना, ये 1-2 बार होता तो ऐसे कई बार हुआ। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, 1-2 घटना नहीं, बहुत सारी घटनाएं हैं कि जहाँ पे हम लोगों ने मतलब गुजरना पड़ा है कि स्ट्रेस से, या फिर यहाँ पे कि आपको एक स्टैंड लेने की ज़रूरत होती है। तो एक ऐसा घटना था, मैं नौगांव ज़िले का एसपी था, तो मैं तब कोविड पॉजिटिव था, तो आई वाज नॉट, मतलब मैं छुट्टी बोल लीजिए, जब भी पॉजिटिव था तो एक दूसरा मेरा एडिशनल एसपी उसको देख रहे थे। तो तब भी हुआ था ना कि मेरा एक एएनएस था, एंटी नार्कोटिक स्क्वाड, हमने नार्कोटिक्स वालों का दम कर दिया था नाक में एकदम से, मतलब भागने को धरती छोटा पड़ जाए उस लेवल पे दौड़ा मार रहा था। तो मैं कोविड पॉजिटिव था बट टीम तो एक्टिव थे। तो उस टाइम में मुझे अचानक से एक फ़ोन आता है मेरी टीम से कि सर हम एक ऑपरेशन के लिए आए थे, तो वहाँ पे दे अटैक्ड अस और गोली चल गई, एक बंदे को गोली लग गई। तो मैं कहा अच्छा, तो मतलब क्या है, जिंदा है? नहीं बोलता, नहीं सर पैर में लगा है। तो कैसे लग गया? मुझे अटैक किया था उसने, तो मैं अपने डिफेंस में वो हाथ डाल दिया बंदूक पे, तो बंदूक पॉक हो गया और ट्रिगर दबा, तो मेरे ऊपर था तो उसके पैर में लग गई गोली। अच्छा। तो ही टोल्ड मी, तो मैं कहा ओके, तो ठीक। तो मैं बाकी एडिशंस पे वगैरह सबको बोला कि तुम लोग जाओ यार, देखो व्हाट इज़ द मैटर, उसको हैंडल करो। सब गए, वॉट एवर इट वॉज, दिस दैट हुआ। अब वो सब बाद में बोलते नहीं सर, मतलब उसको थोड़ा सा पॉलिटिकली टर्न किया गया। कुछ ऐसे लोग थे जो कि उसको, जो ड्रग्स माफिया आप कह लीजिए, कि जिसको मैंने नाक में दम किया था, उनको मिल गया मौका कि ये सही तरीका, अभी इस टाइम इसको करवाओ ट्रांसफ़र, यहाँ से जाए, हमारा नाक में दम कर रखा है, इसको क्लियर कराओ। उन लोगों ने उस रेकअप कर दिया वो सारा कि भाई आनंद मिश्रा ने करवा दिया इनकाउंटर, फेक इनकाउंटर, ये वो कहने लगे। वो सब ऐसा था, भैया मैं तो कोविड पॉजिटिव हूँ, मैं क्या कराऊंगा, मुझे तो पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो रहा है। अब होने के बाद उसने मुझे रिपोर्ट किया, देन हमारा टीम थोड़ा सा शेकी हो गया। देन आई टुक कमांड, आई वाज स्टिल, मैं वही मास्क वास्क लगा पहुंचा कि ठीक है, ओके, लेट मी टेक केयर ऑफ इट, कि क्या हुआ है। देयर शुड बी इंक्वायरी, अगर आपने गलत किया आप पे एक्शन होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर आपने गलत नहीं किया तो किसी को खुश करने के लिए आपको पनिशमेंट नहीं मिलना चाहिए। मैंने यही स्टैंड ले लिया। अब ये स्टैंड लिया तो कुछ मेरे सीनियर्स भी थे, उनको बुरा लग गया, कुछ पॉलिटिकल लोग थे, उनको बुरा लग गया। तो आई वॉज लाइक गेटिंग पुश्ड कि नहीं आप उसको अरेस्ट करो, आप अपने उस पर, मैं कैसे करो, क्यों करो। तो वो एक ऐसा सिचुएशन था जहाँ पे मुझे एक टाइट स्टैंड लेना पड़ा, कि पता था कि मेरी टंग सकती है, मेरी कटेगी, मेरा कुछ भी हो सकता है मेरे साथ, लेकिन फिर भी मैं अपने टीम के साथ खड़ा रहा। नहीं, जब तक प्रॉपर इंक्वायरी नहीं होती, जब तक चीज़ें सेटल नहीं होती, आप उसका मनोबल नहीं तोड़ सकते, क्योंकि ये वही टीम है जिसने लगातार इतना अच्छा परफॉर्म किया। और सडनली एक घटना, दुर्घटना, जो भी हुआ, सही हुआ गलत हुआ, बिना उसको पूरी तरह जाने आप मेरी टीम का बलिदान नहीं कर सकते। तो आई स्टूड फॉर माई टीम, एंड उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसे डेवलपमेंट हुई, आई वाज ट्रांसफर, मेरा ट्रांसफ़र हो गया। बट मैं एक हाई एंड पे ट्रांसफ़र भी हुआ, तो मैं बोल के गया कि मैं अपनी टीम के साथ खड़ा था, खड़ा हूँ, खड़ा रहूँगा, है ना। आप मुझे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं कि आपको खुश करने के लिए, आप पॉलिटिकल कुछ लोगों को खुश करने के लिए, या वैसे माफियाओं के षड्यंत्र को पूरा होने देने के लिए मैं झुक जाऊंगा। तो मैं झुकूंगा नहीं, कट जाऊंगा, झुकूंगा नहीं। आई टेक माई स्टैंड। दैट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन। यहाँ लोगों ने भी कुछ गलत समझा, उन्हें भी ऐसा फीड करते हैं नैरेटिव बिल्डिंग कि मैं नहीं मरवा दिया, मैं नहीं करवा दिया, कि इसमें मेरा कोई रोल नहीं था, दूर दूर तक मेरा कोई रोल नहीं था। लेकिन मैं बार बार वही जस्टिस मांगता रहा कि मेरे लोगों को जस्टिस मिलना चाहिए, उसको भी जस्टिस मिलना चाहिए जिसको चोट लगा है। डेफिनेटली ये नहीं कह रहा हूँ कि उसको साथ अच्छा हुआ, बुरा हुआ, गलत सही, लेकिन जो हमारे लड़के हैं, जो उनको सिर्फ पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं, तो कुछ तो हुआ था जिसके लिए ऐसा हुआ, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड, और एक मिड ग्राउंड हमें पाना चाहिए। तो इस तरह के सिचुएशंस लाइफ में बहुत बार आए। बहुत बार ऐसा भी हुआ कि कुछ लोग दे ट्राई टू, अब मुझे क्या है कि मैं, उनको सबको पता कि मैं सेट होने वाला आदमी हूँ, तो आप मुझे किसी तरह का लो प्रलोभन नहीं देता, आपको पैसे दे देंगे, ये दे देंगे और मैं सेट हो जाऊँ, तो वो होने वाला हूँ नहीं मैं। तो उस चक्कर में भाई साहब एक बार किसी ने किसी बहुत बड़े आदमी से बात किया होगा, वो बड़ा कॉन्फिडेंस में मेरे साथ आया था, बहुत कॉन्फिडेंस में आया कि भैया आज तो साला उससे बात कर लिया, मैं देखो ये क्या करेगा, अब इसको जाकर बोलूँगा और ये भाई बोल देगा, आके बोला सर इनसे बात हो गई है, ये वो, आप एक काम करिए, आपका क्या है बता दीजिए, हमको करेंगे। अब मतलब मेरे नस फट जाए ये सब सुन के। मुझे
बोल सके, मेरे लिए यही बहुत अपमान की बात है। आप मुझे ऑफ़र कर दिया, मतलब आपकी नज़र में मैं गिरा हुआ हूँ, तभी तो आपने मुझे ऑफ़र किया। तो मैं सोचा यार, मतलब ये तो एकदम इतने साल का मेरा इंटीग्रिटी, आप बंदा आता मेरे को ऑफ़र कर दिया, मतलब मुझे समझता क्या है, मैं बिकाऊ हूँ, ये मुझे खरीद सकता है। तो वो जब चीज़ आई वाज लाइक मैड। मुझे मैडनेस कंट्रोल करना चाहिए, बीइंग एन एसपी ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी को भी कोई सुन रहा हो ऐसा नहीं करना। हाँ, लेकिन मैंने वही कह रहा, बुलाया बंदे को अपने, हाँ कि भैया आओ ज़रा। तो सोचा चाय वाय पिलाएंगे, मैं कहा ज़रा गेट बंद कर दो। तो एसपी का चेम्बर बंद हुआ और उसके बाद तो उसके फटे फटे कपड़े लेके वो निकला रोता धोता, यू नो। नहीं स्टाइल तो ऑफिसर ये नहीं था मेरा फिर गया कि हाउ डेयर यू ऑफर मी समथिंग। तुमने मतलब यार इतने साल, तो हाउ डेयर, दिस वाज द ओनली वन चांस जो किसी ने ऐसा सोचा। अब वो बेचारा इस कॉन्फिडेंस में कर गया कि वो किसी बड़े से बात करके आया था, क्या मैं इनके बाप से बात कर लिया हूँ, तुम क्या कर लोगे। अच्छा। हाँ, तो खैर मुझे किसी ने थैंक्स कि मेरा कोई सीनियर है, किसी ने इस बात के लिए मुझे फिर बोला, टोका नहीं कि अरे भाई ऐसा क्यों किया, या किसी ने भेजा, एंड थिंग्स वेर वेल ऑफ। ऐसे ही कुछ एक आध घटनाएं डेवलप होते होते थोड़े लोगों में मेरे खिलाफ ये भी आ जाता है ना, मतलब अपने ही फ्रेटर्निटी में क्या यार ये ज़्यादा हीरो बनता है, ये सिस्टम के साथ मिल के नहीं चलता है। तो यार मैं सिस्टम के साथ मिल के, देखिए मैं सिस्टम नहीं सुधार सकता हूँ, लेकिन मैं खुद को तो बिगड़ने से बचा सकता हूँ। मेरा बस इतना ही था कि आप मुझे बिगड़ने के लिए मजबूर मत करो। मैं किसी दिन इस सिचुएशन पर पहुंच जाऊंगा तो इस सिस्टम में सुधार दूंगा। लेकिन ऐसे एसपी आप वो नहीं कर सकता, आपकी लिमिटेड क्षमता होती है। तो इसीलिए मैं सोचा कि ठीक है, जो भी रहे, आपको मैं सुधारने नहीं आया हूँ, लेकिन मैं खुद को बिगड़ने नहीं दूंगा। तो इसी चीज़ को मेंटेन करना, जो आपने पूछा अविनाश जी, इसी चीज़ को मेंटेन करना एक रोज़मर्रे का स्ट्रगल था। क्योंकि आप ऐसे हैं तो आपको बहुत बार कोऑपरेशन नहीं मिलेगा, आपको चीज़ों में दबा दिया जाएगा या आपकी चीज़ को होने नहीं दिया जाएगा। तो ये एक अलग लेवल का स्ट्रगल है। बट एज आई टोल्ड यू कि वो संघर्ष, वो जो स्ट्रगल था, वो भी मैं एंजॉय करता था कि ठीक है, बाकियों के एक फ़ोन करने से हो जाता है, मुझे कुछ और ज़्यादा करना पड़ेगा तब जाके होगा तो ज़रूर। तो कुछ स्ट्रगल के साथ मिलता है तो उस चीज़ की वैल्यू भी होती है। सो आई हैव ऑलवेज रिस्पेक्टेड दैट। और कोई भी जॉब हो, कोई भी सर्विस हो, स्पेशली आप जितने ऊंचे सर्विस पे रहते हैं ना, जितने ऊंचे पोस्ट पे रहते हैं, उतना ज़्यादा आपका सो कॉल्ड संघर्ष, सो कॉल्ड स्ट्रगल, सो कॉल्ड प्रेशर्स आपको बियर करना पड़ता है। लोगों को लगता है अरे बहुत बड़े अफसर हैं, ये तो आराम की ज़िंदगी। नहीं बॉस, आराम की ज़िंदगी तो हमारा वो भाई ही शायद कर रहा है जो 9 बजे आता है 5 बजे चला जाता है। उसका तो सब कुछ, जो जितना ऊपर जा रहा है वो उतना स्ट्रेस में है, उस पर उतना प्रेशर है, और उस पर एकदम उसका प्रेशर का जो लेवल है ना, वो एकदम होना ना होना वाली बात हो जाती है। इट्स नॉट कि चलो नहीं किया तो कोई बात नहीं, आपकी पूरी ज़िंदगी उस पर क्वेश्चनेबल हो सकती है, आपको बहुत कुछ। तो इट्स अ वेरी हाई प्रेशर गेम जितना ऊपर आप जाते हैं। इसीलिए आपने कहा एक इंसिडेंट बताओ, तो एक छोटा सा बताया मैंने, बट ऐसे बहुत हैं, एक दो नहीं है, बहुत हैं। अच्छा, इस दरमियान ऐसा क्या हुआ कि आप राजनीति की तरफ? नहीं, देखिए मैंने शुरू से बताऊं, मैं कहते हैं बचपन से राजनीति में ऐसा नहीं था। बचपन से मैं बड़ा राजनीति वाला वैसा नहीं सोचता था। लेकिन 2017 वगैरह तक जब इतना ज़्यादा ऑपरेशंस में रहा, इतना खून खराबा, इतना कुछ देखा, मुझे लगा यार मैं बड़ा डिस्ट्रक्टिव टाइप का आदमी होता जा रहा हूँ, नेगेटिव होता जा रहा हूँ। इतना खून, इतनी गोलियाँ, इतना इनकाउंटर, अब 1 2 5 10 20 50 हो तो यार 100 में जा रहा है। तो आपको लगने लगता है कि यार क्या कर रहा हूँ मैं, मतलब ये तो किलिंग मशीन जैसा बनते जा रहा हूँ। मैं क्रिएटिव क्या कर रहा हूँ, या लोगों को ज़िंदगी देने की बात सोच के ज्वाइन किया था, या मौत का मसीहा बन गया हूँ टाइप से मैं, ये ठीक नहीं है। एक तो वहाँ मेरा मन डोला कि नहीं यार ये ठीक नहीं है। और उसके बाद जब मैं गांव आता, घर आता, अपने भाइयों से मिलता, तो हमेशा ये महसूस किया यार हमसे बेहतर लड़के हैं, लड़कियां हैं, ये क्यों नहीं आगे बढ़ रहे हैं। मेरे जैसा आदमी अगर आईपीएस बन सकता है, इनमें से तो बहुत सारे हैं जो बन सकते हैं, टॉप कर सकते हैं, ये क्यों नहीं कर रहे हैं। उनको अवसर नहीं मिलता था, उनको गाइडेंस की कमी थी, उनको सपोर्ट नहीं मिलता। अब पूछिए कौन देगा गाइडेंस, सपोर्ट, अवसर, कोई नहीं देगा। सब तो यहाँ आपको एक्सप्लॉइट करने में लगे हुए हैं कि अच्छा आप तेज तरार आदमी एक हमको मिल गए तो एक काम करते हैं, तुम मेरे लिए काम कर लो। अब ये नहीं कि अच्छा तुम तेज तरार हो भाई, तुम्हें मैं लीडर बना देता हूँ या तुम्हें आगे करता हूँ, तुम ये अच्छा करो, अब तुम अच्छे हो तो तुम मेरे लिए काम करो। ये माइंडसेट मुझे ठीक नहीं लगता था। अ लीडर इज़ वन हु क्रिएट्स मोर लीडर्स। एक लीडर वही होता है, ये लीडर इज़ नॉट वन हु क्रिएट्स फॉलोअर्स। फॉलोअर बनाने वाला लीडर नहीं हो सकता, बॉस हो सकता, लीडर नहीं हो सकता। तो मुझे वो कमी दिखी कि कहीं ना कहीं इस कारण से वो लीडरशिप थोड़ा सा क्राइसिस मुझे महसूस हुआ। तो ये नहीं कह रहा हूँ मैं बहुत बड़ा, लेकिन मुझे लगा कि मैं कंप्लेंट्स करने से क्या होगा, करेगा कौन, हु विल डू इट, है ना। तो मैं किसको बोलूँ, मतलब ये लगा ना कि इट्स लाइक योर
कॉल फॉर ड्यूटी जो कहते हैं, मेरे जैसा आईपीएस, ठीक है, मैं भी अपने परिवार में कहा जाए या अपने खानदान कुल में कहा जाए तो मैं कुल का चिराग जैसा, भाई आईपीएस ऑफिसर पहली बार कोई निकला है हमारे पूरे खानदान से, तो एक कुल का चिराग था मैं, है ना, कि इस टाइप से घर का तो अकेला ही हूँ उस हिसाब से देखा जाए, वो इतनी बड़ी पोस्ट में है। लेकिन जब ये देखता था मैं कि वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या फिर कई सारे दीपक हैं जो जलने से पहले बुझ जा रहे हैं, उनको एड्रेस करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मुझे लगा नहीं यार, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं तो एक ही आईपीएस बन सका ना, अगर मेरे किसी मेहनत से 50 और आईपीएस बन सके, आईएएस बन सके, ऐसे सपने फिर से जाग सके जो कहीं ना कहीं बुझ गए थे या बुझा दिए गए थे, तो शायद तब जीवन ज़्यादा सार्थक लगेगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, प्लस बिहार की स्थिति को देखते हुए कि बिहार के लिए अगला जो फ्यूचर विजन क्या है, अगर विजन कुछ है तो उस विजन में फिर हमारा बिहार परफॉर्म कैसा कर रहा है। तभी आप मोदी जी की सरकार थी 2017 में, तो उनके काफ़ी लीडरशिप स्किल से मैं बड़ा प्रभावित रहता था हमेशा। तो यार ये बंदा सही आया है, अब हो रहा है देश में, वो जब कुछ समझ आ रहा है कि हाँ यार हो रहा है और कुछ हो सकता है, ये जब फीलिंग मैंने देखा तो मुझे लगा नहीं यार ये टीम में मेरे को काम करना है, यही टाइम है, मतलब इस टाइम में जब सब काम हो रहा है और मैं बैठ के नौकरी कर रहा हूँ यार, हाँ मैं अपनी करियर बनाने में लगा हूँ, ये बंदा देश बना रहा है और मैं यहाँ पे खाली, ठीक है मेरा काम भी उनके देश बनाने का हिस्सा था, लेकिन मुझे और ज़्यादा बढ़ के उसमें हिस्सा लेना था, मुझे बिहार में आकर और काम करना था, क्योंकि वहाँ आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम जब इंसर्जेंसी खत्म हो गया, मिलिटेंसी खत्म हो गया, अब आपने मुझे कमांडो बना दिया था, तो मुझे अब चुपचाप वाली पुलिसिंग समझ नहीं आती, क्या कर रहा हूँ यार, सब ये छोटे मोटे तो चोर चौहाट टाइप के जो लोग होते हो तो ऐसे जैसे कंट्रोल में आ जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि बिहार में हमारे हैं कहाँ क्रिमिनल्स, है ना, ये मैं एक बार बोला था कि सब टुच्चे हैं, है ना, हाँ, कि इनको कंट्रोल करना कौन सी बड़ी बात है, ये बहुत बड़े कुछ नहीं है, 30 मार्खा टाइप नहीं है। तो मैं सोचा कि यार जब उस लेवल पे आप काम कर रहे थे, जब सच में लग रहा था देश को मेरी ज़रूरत है, एंड बिकॉज मैं यार जान लगा के लड़ा हूँ, है ना, तो देश की ज़रूरत है, सच मायने में मैं इंटरनल सिक्योरिटी पे काम कर रहा हूँ, तब लगता था कुछ, जब सब ठीक हो गया तो लग रहा था अब मैं क्या कर रहा हूँ। तो इसीलिए देयर वाज अ हायर कॉल फॉर ड्यूटी, ये भी मैं आई एम हियर फॉर अ कॉल ऑफ ड्यूटी, मैं यहाँ पे अपनी किस्मत बदलने नहीं, अब तो मेरा अच्छा टाइम आया था, मैं तो बिंदास सब कुछ साफ सफाई कर दिया, आराम से चिल आउट कर सकता था, बिंदास मजे में बैठ सकते, मेरा तो बढ़िया टाइम शुरू, अब DIG बन गया मेरा बैच, हाँ IG बनूँ, मेरा तो बढ़िया टाइम शुरू हुआ था, और जब बढ़िया टाइम शुरू हुआ फिर मैं छोड़ दिया, तो मेरे घर वाले भी कहते गजब हो यार, जब स्ट्रगल होता है स्ट्रगल करते हो, जब अच्छा टाइम आता है फिर स्ट्रगल में आ जाते हो। तो लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपने जैसा पूछा कि वाई पॉलिटिक्स, क्यों छोड़ा आपने, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप सिर्फ अपने लिए, तो जानवर भी जी रहा है ना, आप सोचिए, आप किसी भी जानवर को देख लीजिए, वो पैदा होता है और जीवन के हर प्रोसेस से गुजरता है और मर जाता है, तो हम भी क्या इसलिए पैदा हुए थे बस कि पैदा हुए जीवन के प्रोसेस से गुजरे और मर जाए। इन बिटवीन क्या हुआ, कितने सारे लाइफ्स को हमने टच किया इस जीवन में, कितने लाइफ्स को पॉजिटिवली टच किया, वो काउंट करेगा एट द एंड ऑफ द डे। मेरी आत्मा भी वही करेगी कि तुम तो एक दिया थे और कितने सारे ऐसे चिराग थे जिसको आपने रोशन किया, है ना। अकेला दिया जल के ख़त्म हो गया, लेकिन उस दिए से जब आप 1000 दिए और जलाते हैं, उस दिए का महत्व ज़्यादा होता है। तो वो दिया बनने का प्रयास है थ्रू पॉलिटिक्स कि कई हज़ार दिए और जलाए जा सकें। ठीक है, बक्सर में आपने निर्दलीय चुनाव लड़ा, क्या मूलभूत समस्याएं थी जिनसे आपको लगता है कि उससे जूझना पड़ रहा है बक्सर वालों को? नहीं, बक्सर देखिए यही दुर्भाग्य अगेन, हाँ मूलभूत प्रॉब्लम्स तो हैं ही हैं। आप ये ऑफिस देख रहे हैं, अच्छा कॉर्पोरेट टाइप का फील हमने क्रिएट कर दिया, नीचे उतरिए रास्ते का हालत ख़राब, गड्ढे गड्ढे हैं, पानी जमा हुआ, कीचड़ है ना। तो ये तो मतलब रोज़मर्रा के जीवन में तो है ही, मतलब व्यवस्था का, जब मैंने तब भी चुनाव में लड़ा तो ये सारे इश्यूज़ थे। बट हाँ ठीक है, आप एज एन इंडिपेंडेंट, एज एन इंडिविजुअल आप इन सब मूलभूत इश्यूज़ पे आप एड्रेस कर सकते हैं। लेकिन मैं मानता हूँ कि MLA MP का काम जो है वो अपनी समाज के लिए, मतलब अपनी कम्युनिटी के लिए, कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए अवसर क्रिएट करने का काम है। कि अगर मान लीजिए मैं बक्सर से MP बनता या यहाँ का मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ, तो मेरे बक्सर के लोगों की ज़िंदगियों में बेहतर अवसर कैसे क्रिएट हो, उस पर मुझे काम करना है। यहाँ की इकोनॉमी कैसे और वाइब्रेंट बने, यहाँ का जो मतलब काम है, बिजनेस है, यहाँ पे कमाई का जो व्यवस्था है वो और कैसे बेहतर बने, कि हमारे जो पर कैपिटा जो इनकम है बक्सर का वो कैसे और बेहतर बने, कैसे हमारे जो बच्चे हैं उनको पढ़ाई की बात हो चाहे काम की बात हो, अवसर ज़्यादा बेहतर मिले। वो जब चीज़ें पे हम ध्यान देना शुरू करेंगे, रास्ते भी बन जाएंगे, नली भी बन जाएगा, गली भी बन जाएगा, पानी भी आएगा, बिजली भी आएगा, इंटरनेट भी चलेगा। क्यों? क्योंकि आपको ज़रूरत होगा, जब डिमांड होगा सप्लाई होना ही होना है। अब हम क्या है कि हम इस मूलभूत प्रॉब्लम्स में लोगों ने उलझाल दिया है, नाली बना दो, गली बना दो। अरे भैया, इसके लिए हमारे पूरे वार्ड पार्षद बनाए जा रहे हैं, पूरा हमारा म्यूनसिपैलिटी है, पूरा पंचायत है। दुर्भाग्य है कि इस तरह से ये
पूरा अरीना जो देखें काम करने का जो ड्यूटी है या जो एजेंडा है, ऐसा कर दिया गया कि लोगों को लगता है कि एमएलए का काम भी रोड बनाना है, एमपी का काम भी रोड बनाना है, वार्ड पार्षद का काम भी रोड बनाना है, और सब ये रोड बनाना, लाइट लगवाना, नाली ठीक कराना, लगता है सबको कि यही अब काम रह गया। तो इसलिए आपने जो मुझसे पूछा, मेरा एजेंडा एज अ पब्लिक सर्वेंट वुड बी कि इस जगह में अवसर कैसे क्रिएट किए जाए, यहाँ का इकोनॉमी और कैसे फ्लरिश करे, यहाँ के लड़कों को, युवाओं को बेहतर सिर्फ रोजगार नहीं, वो स्वरोजगार के अपॉर्चुनिटीज़ कैसे क्रिएट हो, यहाँ के जो जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इस तरह से अलाइंड करना है। सिर्फ रोड नहीं बनना है, रोड इसलिए बनना है कि वो रोड बनने से बिजनेस अच्छा हो। या सिर्फ लाइट नहीं, बिजली नहीं आना, बिजली इसलिए आना है कि यहाँ की जितनी इंडस्ट्रीज हो वो बेहतर तरीके से चले और इकोनॉमी ग्रो करे। यहाँ पे सिर्फ स्कूल कॉलेज नहीं खोलना है, स्कूल कॉलेज इसलिए खोलना है कि हमारे जो इस क्षेत्र के इकोनॉमिक्स को डेवलप करने के लिए जो स्किल्स चाहिए, जो पढ़ाई चाहिए, वो यहाँ पे लोकल टैलेंट अवेलेबल रहे। तो इस भाव से मैं पॉलिटिक्स करना चाहता हूँ, ना कि सिर्फ लोगों को बरगलाने वाला काम कि आपकी शादी में आ गया, आपको भैया एकदम नमस्ते नमस्ते हो गया, आप बोले नाली बना दीजिए भैया, एक तो नल गड़वा दीजिए, गड़वा दिया, और ये सब करके जो ये राजनीति से उठना है बॉस। अगर हमें बिहार को 2047 का जो माननीय प्रधानमंत्री का सपना है विकसित भारत का, अगर उसके संग अलाइन करना है तो इस सोच से उठना है। आप जाइए गुजरात जाइए, महाराष्ट्र जाइए, तमिलनाडु जाइए और ऐसे बाकी सारे राज्यों में जाके वहाँ के नेताओं से बात करिए, दे स्पीक अबाउट आइडियाज़, दे डोंट स्पीक अबाउट पीपल। आप देखिए यहाँ पे बिहार में क्या होता है, यहाँ की राजनीति में जो काफ़ी सारे विपक्ष में आप देखेंगे नए नए भी बहुत सारे लोग हैं, वो लोगों को डिस्कस कर रहे हैं कि इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया। अरे भाई साहब, आपसे एक्सपेक्टेड है आप आइडियाज़ के बारे में बात करेंगे। एंड मतलब कहते हैं ना कि स्मॉल माइंड्स डिस्कस पीपल, ग्रेट माइंड्स डिस्कस आइडियाज़। तो वो लीडरशिप कहाँ है हमारा? आप हमारे जाके देखिए, अभी राजनीति का हालत देखिए आप, तो स्पेशली बहुत सारे नए जो दल आ रहे हैं, नए लीडर्स आ रहे हैं जो क्लेम करते हैं कि हम मसीहा हैं, हम सब ठीक कर देंगे। दे आर डिस्कसिंग पीपल, दे नॉट डिस्कसिंग आइडियाज़। वो लोगों का अब हम तुम्हारा चिट्ठा कोट्टा खोलेंगे, अब हम तुम्हारी ये काट लेंगे। अरे भाई, ये क्या है? ये राजनीति है, ये हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं और बच्चे पगलाए हैं उसके पीछे कि नहीं अब तो मज़ा आ रहा है, अब इनको आया ऊँट पहाड़ के नीचे। यार ये मानसिकता हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं कि आप किसी की बुराई करके आप बड़े बनना चाहते हैं, आप दूसरे की लकीर को छोटा काट के, उस लकीर को काट के, उसको मिटा के अपनी लकीर बड़ा बनाना चाहते हैं। ये राजनीति नहीं चाहिए। मैं दुर्भाग्य है मेरे बॉस, मैं बताता हूँ, पढ़े लिखे लोग अगर ऐसी बातें करें, इस तरह की राजनीति, ये शॉर्टकट लेना हुआ ना, ये शॉर्टकट के लिए मैं तो नहीं आया हूँ। बस मैं लॉन्ग कट लूँगा, मैं नहीं बनना, मैं पूरी जीवन कुछ नहीं करूँ चाहे, लेकिन ये जो आग है कि राजनीति हैज़ टू बी पॉजिटिव। राजनीति जो है वो आइडियाज़ के लेवल पे होते हैं, लीडर्स आइडियाज़ के लेवल पे काम करते हैं। वो ज़मीन पे नली गली के लेवल पे खाली, वो तो एग्जीक्यूशन पार्ट है, वो मेरे ऑफिसर्स करेंगे। जब मेरा आइडिया क्लियर होगा, मेरा डीएम है, मेरे एसपी है, मेरे बीडीओ है, मैं सीओ है, वो सब काम करेंगे। ये उनका काम है, और उन काम को करवाने के लिए यू हैव टू बी क्लियर हियर, है ना। अब यहाँ पे एमएलए साहब जाके रोड इंस्पेक्शन कर रहे हैं, हाँ भैया क्या है, फोटो खींचो भाई, रील बनाओ मेरा आना, व्हाट इज़ दिस? ये सब चीज़ों से निकलना है। तो जो सब बात करने कि अगर आप बन जाते तो आपके क्या आइडियाज़ थे? माई आइडिया वॉज टू बिकम अ लीडर हु हैज़ आइडियाज़, हु हैज़ अ विजन, और जो उस विजन को कैसे इम्प्लांट करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है, उसका प्रोसेस प्रोसीजर पता हो। एक लीडर वो होता, लीडर इज़ वन हु नोज द वे, हु शोज़ द वे एंड हु गोज़ द वे। तो मैं आपको यही कह रहा था कि जो हमारे इश्यूज़ है, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, पलायन की बात करते हैं, तो प्रॉब्लम डायरेक्टली नौकरी क्रिएट करने से नहीं होगा। वो प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो एक साल का एजेंडा नहीं है पलायन, एक साल में नहीं कि रातों रात हम पलायन रोक देंगे, है ना। कुछ लोग आपको मिलेंगे जो कि कहेंगे बस अब इसके बाद से सब बंद हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, आप हमारा साबुन यूज़ कर लीजिए, रातों रात गोरे हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता है, ये एक प्रोसेस है, ये टेक्स यू 5 years 10 years, 10 साल का हम प्लान कर सकते हैं कि 2035 के बाद ये जो स्ट्रेस पलायन होता है, जो लोग स्ट्रेस में जाते हैं, है ना, तो वो चीज़ हम बंद कर सकते हैं। कैसे कि अभी से जो हमारे बच्चे 1st स्टैंडर्ड में हैं या से 5th स्टैंडर्ड में हैं, हम इन पे काम, जो कि 10 साल बाद नौकरी के लिए या काम के लिए तैयार हो जाएंगे, तो उनके हम राइट स्किल्स ट्रांसफ़र करना शुरू करेंगे, उनके कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन स्किल्स पे हम काम करने लगेंगे, उनके एज पर एप्टीट्यूड उनको हम सही प्रोफेशन के लिए तैयार करेंगे, उनके लिए हम अपने बैंकिंग सेक्टर को बेहतर कर लेंगे कि उनको किस तरह से हम सपोर्ट कर सके जब उनको कैपिटल की बात आए, हम उनके लिए मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ क्या खड़े कर सकते हैं, वो हम अगले 10 साल में तैयार करेंगे। और तब हम क्लेम कर सकते हैं कि बॉस 2035 के बाद हमारा बच्चा बाहर नहीं जाएगा, और उसकी तैयारी हम अभी से लगेंगे। हम अपने बिहार की जनता से ये 10 साल मांगते हैं, आप हमको दीजिए, और देखिए हम 2035 के बाद बिहार को लाके उस लेवल पे खड़ा करेंगे जहाँ से मे बी कंपटीशन हमारा गुजरात, महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स के साथ रहेगा। तो इस तरह की लीडरशिप की ज़रूरत है।
अभी क्या लीडरशिप है आप देख लीजिए, है ना। एक मतलब अब मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन है कि हम आपको भाई इतना ये कर देंगे, 1 लाख 2 लाख हम आपको एम्प्लॉयमेंट दे देंगे, आते ही कर देंगे, हम आपका एकदम पलायन एक झटके में ऐसे बंद कर देंगे। वही मार्केटिंग का ना कि आप यार कोई साबुन है कि भैया आप एक बार साबुन लगाएंगे रातों रात आप एकदम से आप, या फिर एक तेल लगा लीजिए रातों रात आपके सर पे पूरे बाल आ जाएंगे। हाँ, तो ये प्रॉब्लम के चलते आज हमारा बिहार का ये दुर्दशा है कि वी आर नॉट वर्किंग फॉर इम्पैक्टफुल एडमिनिस्ट्रेशन। हम लोग क्या शोबिज हो गया है, हम क्या करें, लोगों को इम्प्रेस कर रहे हैं, उसको करेक्टली इम्पैक्ट नहीं कर रहे हैं। तो जब तक लीडरशिप इम्पैक्टफुल होनी चाहिए, जब इम्पैक्टफुल लीडरशिप आएगा ये चीज़ करेक्ट होना शुरू हो जाएगी। फ्रीबीज बहुत सारे इन चुनावों में बांटे जा रहे हैं, क्या लगता है फ्रीबीज से लोगों को ऐसे आदत हो जाएगी कि यस, ये एक विश्व सर्कल है, एक विश्व सर्कल है। देखिए हमारा समाज अभी और तैयार होने की, करने की हमें ही ज़रूरत है, आपको और हमको ही करना पड़ेगा, समाज और कौन ठीक करेगा। लेकिन ये जो इर्द गिर्द कभी कभी क्या होता है ना कि आपको उसमें पुल इन होना पड़ता है। जब होता है ना किसी का, आप मान लीजिए एक सामान बेचने आप मार्केट में उतरते हैं या एक काम करने उतरते हैं, आपके आसपास का मार्केट लोगों ने खराब कर रखा है, कुछ ऐसा करके रखा है कि उस कॉम्पिटिशन में बने रहने के लिए कई बार आपको भी ऐसी चीज़, तो ये बड़ा विशेष साइकिल है, आप इसमें खिंचा गए हैं। जिसको करना नहीं हो तो कुछ भी बोलते हैं कि हम आएंगे, हम तुमको 2,500 रुपये दे देंगे, हम तुमको 5 लाख रुपए दे देंगे, हम 10 लाख रुपए, करना ही नहीं है उसको। अब इससे क्या होता है कि जनता जो है, भोली जनता है, उनको लगने लगता है कि अरे यार उसने हमको एक तो कार्ड दिया है, ये कार्ड मिल गया, अब मेरे को 20,000 रुपया मिलेगा महीना में, अब दुनिया बदल जाएगा अब मेरा। बस ये सच नहीं है, ये करने वाला भी जानता है कि ये वो बरगला रहा है, इस बात को वो भी जानता है ना, लेकिन हमारी जनता नहीं जानती है। अब उस जनता को बचाने के लिए उससे, मैन यू हैव टू ऑल्सो गिव फ्रीबीज, है ना। सरकार में जो है उसको बने रहने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ये उसको मतलब मैं ऐसा मानता हूं कि मान लीजिए आज अगर 125 यूनिट फ्री बिजली की बात की गई तो प्रोटेक्ट आवर पीपल, क्यों किसी गलत रुझान, गलत बहकावे में ना बह जाए। यार भाई चलो ठीक है, बच्चे होते हैं ना, ठीक है तुमको चाहिए, चलो मैं भी देता हूं, रुको, इट्स फॉर योर गुड, मत बहको इससे कि पड़ोसी के घर जाएंगे तो हमको वहां ज्यादा मिलेगा, तो इसलिए मम्मी हम घर पे नहीं रहेंगे, हम तो ज्यादा पड़ोसी घर रहेंगे। तो क्यों जाओगे यार, हमें पता है पड़ोसी आपको एक्सप्लॉइट करेगा, वो आपके अपने घर में ले जाके आपसे अपना घर पूरा सफाई करवाएगा, वो आपको यूज करेगा। लेकिन मैं अपने बच्चे को कोई बात नहीं बेटा, आप यहाँ बैठो, आपको वहां खीर मिल रहा है, मैं तो सेवई खिलाऊंगा, लेकिन बैठो तुम खाओ, हमारे घर पे भी होगा। पहले उसको समझाओ, उसको जब उस बात को समझ में आ जाए कि नहीं यार मैं तो फंस रहा था, मैं बच गया, तो इसके लिए भी कभी कभी ये फ्रीबीज देने पड़ते हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि इन द लॉन्ग रन कोई भी सरकार हो जो सच में देश को स्वावलंबी देखना चाहती है, और जो सबसे पहला एक आइडियल तय हुआ है इसका अपने विकसित भारत का, वो है आत्मनिर्भर भारत। तो आत्मनिर्भर भारत तो तभी होगा जब फ्रीबीज खत्म हो जाएंगे। लोग किसी पे, सरकार पे आत्मनिर्भर तो सरकार पे भी डिपेंडेंट ही है। और जितने भी आप पॉलिसीज देखेंगे, स्पेशली मतलब भाजपा के या अभी के जो इसमें मतलब जो वैचारिक तौर पे जो इसके डिस्कशंस हैं, मैं कुछ थिंक टैंक्स का पार्ट हूं, मैं सुना हूं, जानता हूं कि एक तय किया गया कि कहां तक हमें इसको सपोर्ट करके अपने लोगों को इतना मजबूत बना देना है कि तब उसके बाद उनको खुद ही जरूरत नहीं पड़ेगी, उन्हें खुद वो फ्री का चावल लेने में शर्म आने लगेगा। लेकिन उस मजबूत जब तक नहीं बनता है तब तक हमें उसको सपोर्ट करने की जरूरत है, और इसीलिए ये फ्रीबीज वहां तक इंपॉर्टेंट है। पूरे परिदृश्य को देखते हुए क्या लगता है ऐसा कि एक नया चेहरा होना चाहिए, नए लोग आए, जो कि विपक्ष हमेशा सवाल उठाता है, नीतीश कुमार को रिटायरमेंट लेना चाहिए, उनका मानसिक स्थिति से। देखिए मेरा मानना है कि सरकार एक टीम चलाती है, जो लोग भी एक आदमी को टारगेट करके बोल रहा है कि ये ठीक नहीं इसलिए कुछ ठीक नहीं है, मतलब हो सकता है वो आदमी वो अकेला डिक्टेटरशिप में बिलीव करने वाला माइंडसेट है। ये तो अच्छा एक आदमी, क्यों एक आदमी चाहिए? नीतीश जी के साथ पूरा टीम है ना बॉस, पूरा मंत्रिमंडल है, 2 डिप्टी सीएम है, एक पूरा मंत्रिमंडल है, एक पूरा ब्यूरोक्रेसी है साथ काम करने के लिए। तो अगर किसी का तबीयत थोड़ा खराब दिख भी जाता है तो तबीयत तो ठीक भी किया जा सकता है, आप उसको आउटराइटली रिजेक्ट कैसे कर सकते हैं किसी भी चीज को? तो ये जो है ना डिसमिसिव जो अप्रोच है, या फिर किसी के आप क्रेडिबिलिटी को खत्म कर दीजिए, ले बेटा तुम्हारी क्रेडिबिलिटी खत्म कर दी, अरे ये तो चोर है यार, ये तो पहन के तो खींच के किसी का चुरा के ला किया है, ले जनता सोचेगा भाई ये ऐसा आदमी, इसकी तो बात ही नहीं सुन रहा है। तो ये जो राजनीति है ना मेरे भाई, ये बहुत डेंजरस है हमारे देश के लिए, वेरी वेरी डेंजरस, जहां
अपने कॉम्पिटिटर्स नहीं कर सकते हैं तो उसकी क्रेडिबिलिटी पे अटैक करते हैं। अब उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म करने का प्रयास करते हैं आप, तब इसका मतलब दिखता है नाउ आपके कंटेंट खत्म हो गए हैं। जब आपका कंटेंट खत्म होता है तो आप क्रेडिबिलिटी पे अटैक करते हैं। आदमी गाली गलौज कब करता है? जब उसके पास कंटेंट नहीं होता है, तब वो शुरू करे अब लो अब इसकी धोना शुरू करे, अब उसको इंटरटेनमेंट बनाते हैं। अब पॉलिटिक्स हैज बिकम एंटरटेनमेंट। तो ये सब चीजों के कारण से जो आप कह रहे हैं कि मतलब चेंज होना चाहिए, देखिए चेंज हैज टू बी अ नेचुरल प्रोसेस। आप उसको दबा नहीं सकते कि नहीं इसको उखाड़ के फेंक दो, इसको लगा दो। हाउ डू यू नो कि द चेंज विल ऑलवेज बी गुड? ये सही के लिए चेंज होगा। इसलिए मेरा मानना है कि जब जिसको बदलना है वो नेचुरली बदल जाएगा। बिहार एक स्थापित राज्य है, यहाँ की पॉलिटिक्स मैच्योर्ड पॉलिटिक्स है, इसीलिए इतना मारामारी है। जहां पे बहुत धीरे चल रहा है वहां टू सिस्टम है, कभी आप कभी हम, कभी आप हम। तो लेकिन यहाँ पे क्योंकि इस लेवल पर डीप, मतलब बिहार की राजनीति 10% दिखती है, 90% जमीन के नीचे है। तो इसके लिए, लेकिन अब जब ऐसे लोग अगर आके बोलना शुरू कर देंगे कि नहीं ये बस क्योंकि इनकी तबीयत खराब लग रही है तो डिसमिस कर दीजिए इसको, खत्म है कहानी, ऐसा नहीं होता बॉस। यू हैव टू बिलीव ऑन अ टीम वर्क। ओके, तो जो टीम वर्क पे बिलीव करेगा, हो सकता है हमारा कभी एक जन आपको कमजोर दिखे, द अदर टीम विल टेक केयर ऑफ इट। तो इसीलिए मेरा मानना है, और जहां आपने कहा चेंज होना चाहिए, एब्सोल्युटली चेंज होना चाहिए। नए लोगों को हमेशा आना चाहिए, बहुत जरूरी है। नया एनर्जी, नया थॉट, नया आइडियाज जब तक नहीं आएगा तो सिस्टम सड़ जाएगा। लेकिन वो प्रोसेस होता है, आप रातों रात बदल देंगे तो पूरा खिचड़ी मच जाएगा। फिर आप देखेंगे कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था से आप सीधा एक डिक्टेटोरियल व्यवस्था में आके चले गए। तो इसीलिए आई बिलीव कि बिहार की जनता को इस बात को समझने और हम लोग को उनको समझाने की जरूरत है। उनको इस बात को मतलब अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि चेंज हैज टू बी नेचुरल। कोई भी झटके से किया गया, आपका हाथ में है प्रॉब्लम अगर, तो क्या करते हैं? अगर हाथ दर्द कर, पैर दर्द कर, आप क्या करते हैं? पैर दबाते हैं, दबाते ना, ये नहीं ना पैर पकड़ टक करके तोड़ दिया खट से, ले तुम्हारा दर्द ही खत्म हो गया। तो यानी कि फिर जो नए मसीहे हैं वो तो ये सिखा रहे हैं कि पैर में प्रॉब्लम है, तोड़ दो पैर, दूसरा पैर लगा देंगे। ऐसा होता है? आप पैर दबाते हैं, उसको क्योर करते हैं, उसको ठीक करते हैं, यही पैर आपको आगे लेके चलता है। अगर मेरी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम है ब्रदर, तो मैं गाड़ी को बनाता हूँ, नया गाड़ी नहीं खरीद लेता हूँ। कितनी बार नया गाड़ी खरीदेंगे? नहीं ये तो अब सब हो गया, सब खत्म हो गया। अब जब सब खत्म हो गया है तो अब कुछ नहीं चलेगा, हम चलेंगे। क्यों भाई? मेरे गाड़ी का क्लच प्लेट खराब हो गया, मैं क्लच प्लेट बदलूंगा, मैं ठीक करूंगा। मेरे ड्राइवर का स्किल का इशू है, मैं उसको नया स्किल सिखाऊंगा। मैं क्यों हर बार, कितनी बार मैं गाड़ी बदलूंगा? कल को आपकी गाड़ी ना चली तो फिर मैं दूसरा गाड़ी ले आऊं। तो इसी की तरह से आप जितने भी अभी पॉलिटिकल लैंडस्केप में बिहार का आप जितने भी देख रहे हैं, अब इंडिया अलायंस हो, कोई और भी पार्टीज हो, जितने भी तरह के लोग हैं, आप देखिएगा किसी के पास भी ना क्रेडिबल, मजबूत और होता लॉन्ग टर्म विजन नहीं है किसी के पास। ये बस रातों रात आपको अच्छा महसूस करने वाला बात करेंगे, 1 लाख नौकरी आपको दे देंगे, अब इसके बाद से कोई यहां से बाहर नहीं जाएगा, सब यहीं पे सेट हो जाएगा, दुनिया बदल जाएगी, अब आसमान पूरा लाल हो जाएगा, जमीन हरा हो जाएगा। क्या है यार, ऐसे होता है क्या? लेकिन हाँ, जो लोग यंग लोग हैं उनका मन करता है चीजें बदले, नई चीजें आए। होता है यार, हमारा आपका हमेशा मन करता है कुछ नया हो। तो उस फीलिंग को अगर एक्सप्लॉइट करके अपने फायदे के लिए मैं आपको बर्बाद कर दूं, बस ये राजनीति तो मुझे नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी होने देगी बिहार में। तो इसलिए हम लोग अपने लोगों के बीच जाएंगे, उनको समझाएंगे, इस बात को समझाएंगे कि जो 2047 का हमने सामूहिक सपना देखा है, भारतवर्ष ने जो सपना देखा है, उसको मिलकर पूरा करेंगे। और किसी की अपने पर्सनल राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए या उसको अपने सपनों को बनाने के लिए हम बिहार के सपनों की तिलांजलि नहीं होने देंगे। सर, विपक्ष का हमेशा आरोप है कि क्राइम रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, पहले से और बढ़ गया। दिन दहाड़े गोली चलती है, अस्पताल में घुस करके मार दिया जाता है। क्या लॉ एंड ऑर्डर में बदलाव करना चाहिए? क्योंकि चूंकि पड़ोसी राज्य में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, लॉ एंड ऑर्डर में बहुत कुछ बदलाव किया, उन्होंने डर है, खौफ है माफिया में। बहुत गुंजाइश है, मैं मानता हूँ इस बात की, बहुत गुंजाइश है जिसको हम लोग और बेहतर कर सकते हैं। लेकिन अब जो 1990 से 2005 तक के जंगल राज से बिहार को का बैकग्राउंड से अब जो चेंज होता हुआ देखेंगे तो एक स्टार्क डिफरेंस आपको नजर आएगा, बहुत बेहतर हो गया है। जिन्होंने देखा है दोनों पार्ट वो ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे इस बात को। लेकिन आज भी बिहार में हमें बहुत काम करने की जरूरत है। फिर वही बात, ये जो प्रॉब्लम है, इट इज नॉट ओनली लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर क्यों हुआ? वो जो बंदा गोली चलाया वो कौन है? उसको मोटिवेशन कहां से मिला? बस 5,000 रुपए? यानी उसके प्रॉब्लम है कि उसके पास रोजगार का इशू है। अब रोजगार क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो रोजगार के लायक जो क्वालिफिकेशन चाहिए था उसके पास है नहीं।
और क्वालिफिकेशन उसको क्यों नहीं है जो रोजगार के लिए चाहिए था? क्योंकि अगेन वही बात आता है कि उसके घर की जो माली हालत थी उतने मजबूत नहीं थे, या आसपास उस तरह का व्यवस्था नहीं था कि वो उस तरह से उसका पढ़ाई लिखाई हो सके और उससे उसका रोजगार हो सके तो अगर बेहतर ही उसका अपने स्वनिर्भर रहेगा, उसको आत्मसम्मान रहेगा, तो कोई भी आत्मसम्मान वाला आदमी गोलीबाजी करने या फिर इस तरह का बदमाशी करने, गुंडे करने के लिए आगे नहीं जाता है। तो ये अगेन इट्स अ मतलब प्रॉब्लम विच इज अगेन अ विशियस साइकिल। सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर में मत देखिए इसको, लेकिन यस फिर भी लॉ एंड ऑर्डर अगर मजबूत होता है, मैं मानता हूं इस बात को कि और मजबूत अगर होता है तो आपको वो डिटरेंट फैक्टर रहता है। जैसे कि आपका मद्य निषेध, लोग इसको जो भी कह ले, लेकिन बॉस आप पहले जैसे आप मद्य निषेध नहीं होता क्या, आप दारू पी के रास्ते में घूम सकते हैं, आप दारू पी के घर में जा सकते हैं, आप सारे पैसे जाके दारू में उड़ा सकते हैं। जब मद्य निषेध होने से क्या हो गया, अभी भी कर ही रहे हैं लोग, जो करना है उस कर ही रहे हैं, लेकिन डर तो है कि पकड़ा गए तो भैया लपटा जाएंगे, निपट लेंगे हम। ये जो डर है, ये जो है ना एक मतलब इन्फोर्समेंट का डर, उसके चलते बहुत चीजें व्यवस्थित रहती हैं। जिस लेवल पे दारू का उत्पाद था पहले, आज बिहार में उस उत्पाद तो नहीं है, उसके इर्द गिर्द बहुत कुछ है जो गंदगी है, हाँ, लेकिन वो लेवल का उत्पाद नहीं है। यही चीज हमें लॉ एंड ऑर्डर में करना है, जो आप यूपी में बोल रहे हैं। जब उसका डर स्थापित हो जाता है कि बस लेफ्ट राइट करेगा निपट जाओगे तुम, थोड़ा भी तुम्हारा सहा नहीं जाएगा, ये जब स्थापित हो जाएगा तो बहुत सारी चीजें आई एम श्योर कि लॉ एंड ऑर्डर भी ठीक हो जाएगा। एंड बिलीव मी इट्स विद टाइम ये चीजें सुधरेंगी। और हम जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कि पार्टी के साथ जुड़े हैं, तो हम लोग अपने अपने सजेशंस जरूर अपने शीर्ष नेतृत्व को देंगे, और मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले दिनों में और बेहतर लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था आपको बिहार में दिखेगी। आरजेडी और कांग्रेस और पूरा विपक्ष एक तरीके से वोट अधिकार यात्रा में जुड़ा हुआ है। क्या लगता है वोट अधिकार यात्रा से बिहार में वोटर्स में प्रभाव पड़ पाएगा? अब इसमें मैंने एक बड़ा अच्छा अभी छोटा सा एक इंटरव्यू देखा, तेज प्रताप जी है ना, तेजस्वी जी के भाई, खुद कह रहे हैं वो कि ये भाई मेरा बरगला गया है, ये बेवकूफ है, इसको समझ नहीं आ रहा है, ये SIR लेके और वोट यात्रा ये सब लेके टाइम वेस्ट कर रहा है, इसको काम करना चाहिए, लोगों से जुड़ के वहां पे जाके, ये सब छोड़ के खुद और राहुल गांधी दोनों लोग मिलके पूरी तरह से मतलब ये लोग रास्ता ही भटक गया है। तो उस बंदे ने बड़ा सही बात कह दिया। हाँ, तो आप समझिए कि कोई भी थोड़ा भी समझदार आदमी है, अगर आप जाके यहाँ बाहर की जनता से पूछिए बस क्या प्रॉब्लम्स क्या है आपके, 5 प्रॉब्लम गिनाइए था, उसमें एक भी अगर वो वोट यात्रा के बारे में या वोट चोरी के सोकॉल्ड बारे में या SIR के बारे में, अगर उसके 5 टॉप प्रायोरिटीज में एक प्रायोरिटी में भी वो आ जाए, तो फिर हम इस पे बोल सकते हैं कि ये लोग ठीक काम कर रहे हैं। बेसिकली इनके गलत कंसल्टेंट्स हैं। प्रॉब्लम है कि जमीन से जुड़ाव है नहीं, जमीन से उठ चुके हैं, है ना, और हवाबाजी में खाली कुछ अरे मुद्दे लेके पहुंचना इनको नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि पहले भी मौका मिला है। बिहार ने मौका दिया है भाई, कांग्रेस को, राजद को, सबको मौका दिया है, और इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया दुनिया के आगे रिपोर्ट कार्ड सबके सामने खुला है। अब जाएं तो किस मुंह से जाएं, कैसे बोल दे कि हम ये कर देंगे, बोले तुम्हें जब टाइम दिया तब काहे नहीं किए थे, अब हीरो बन रहे हो। तो अब ये नए नए टॉपिक्स लेके लोगों को ऐसा समझाने की, जो मैंने बोला ना आपको, क्रेडिबिलिटी खराब करने की, कि भाई ये सरकार की क्रेडिबिलिटी पे चोट करो कि ना भाई ये तो वोट चोर, ऐसी बातें जो वर्ड यूज कर रहे हैं। मतलब आप समझ रहे कि आपकी राजनीतिक मतलब पकड़ इतनी कमजोर हो गई है कि आपके पास मुद्दे हैं नहीं, तो आप किसी के क्रेडिबिलिटी पे हिट कर रहे हैं, बिलो द बेल्ट हिट कर रहे हैं। तो ये दिखाता है कि ऐसे पार्टीज के हाथ में या ऐसे समूह के हाथ में अगर हमने बिहार को दिया, तो बिहार जहां है ये 50 साल और पीछे लेके जाएंगे। और इसके लिए हमारी जो लड़ाई है कि बिहार में NDA की मजबूत सरकार बने, और ये बिहार हित में बनना जरूरी है। इट्स नॉट अबाउट एनी नेता, इट्स नॉट अबाउट इवन पार्टी, इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ बिहार, जो ये बनना जरूरी है। इसलिए जो वोट वाली बात कह रहे हैं और ये जो यात्रा लेके चल रहे हैं, ये पूरा फार्स है, ये पब्लिक को इससे कोई सरोकार नहीं है। और ये जितने भाई लोग लेके घूम रहे हैं, मोटरसाइकिल चला के मजा आ रहा है, रोड अच्छे कहीं बन गए तो उस पर चला के इनको भी अच्छा लग रहा है, लेकिन ये करने से ये जनता से जुड़ाव तो कम से कम नहीं हो रहा। मैं जितना जमीन पे घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ लोगों को, लोगों से पूछो SIR के बारे में, तो आधे को तो पता ही नहीं समझ में आ रहा है क्या ये झूठों के एक तो क्या शुरू हो, मतलब SIR का नहीं, मतलब ये जो लोग ये लेके शुरू किए हैं इसका हाँ प्रोटेस्ट यात्रा, ये एक तो झूठों का क्या ये लोग लेके घूम रहा है। ठीक ही तो हो रहा है, हमको भी इसी बहाने अपना कागज सब मिल गया वापस, है ना, कि अच्छा चलो ठीक, मुझे क्या गलत है। ये तो भाई एज पर आप जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है ना, तो उसमें प्रोविजन है इसका, समरी रिवीजन का, एनुअल रिवीजन का, स्पेशल रिवीजन का, सबका प्रोविजन है। आप तो एज पर कानून काम कर रहे हैं। इसमें इवन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि सब भाई लॉजिकल है, ये होना भी चाहिए। विपक्ष कह रही है कि अब चुनाव सिर पर है और उसके बाद है। हाँ, तो क्यों ना करे, जब चुनाव सर पे आता है, जब कुछ भूख लगता है तभी ना आदमी खाना बनाता है। तो जब चुनाव आया, जब समझ में आया कि ये गड़बड़ है, तभी ना ठीक करेंगे भाई।
तो ये कौन सा बात हो गया? तो यही ना बेसिक लॉजिक जो है वही खत्म हो चुका है। उनको एक तरीके से बात करना का, जो सिलसिलेवार तरीके से बात करना ही जब आप देख रहे हैं कि नहीं आ रहा है, तो ये कहाँ सिलसिलेवार तरीके से बिहार के डेवलपमेंट को आगे लेके चलेंगे? चुनाव आयोग ने एसआईआर किया और एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष ने काफी बवाल काटा। उन्होंने कहा कि वोट की चोरी हो रही है, अब जो वोट है वो चले जाएंगे। और सत्ता पक्ष का कहना है कि वोट नहीं चोरी हो रही है, यहाँ घुसपैठियों को हटाया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या? बिल्कुल, मैं देखिए एज अ पुलिस ऑफिसर रहा हूँ, मैं इस बात को बहुत, और मैं बॉर्डर एरियाज में काम किया। मैं धुबरी एक स्टेट है, ये असम स्टेट में एक ज़िला है जो कि कम्प्लीटली बांग्लादेश के साथ बॉर्डर है। मैं बागमारा में था, साउथ गरवाज, वो भी पूरा बांग्लादेश से मतलब कम से कम 144 किलोमीटर का बांग्लादेश के साथ बॉर्डर। ये जेन्युइन इशू है ब्रदर। ये जो लोग नहीं देखे हैं, नहीं जानते हैं ना, और वो जो बांग्लादेश से घुसता है वो वहीं जाके बगल के गांव में नहीं रहता है, वो यहाँ आता है, वो दिल्ली जाता है, वो बॉम्बे जाता है। तो घुसपैठिए जो है वो आके नहीं कि हम यहाँ से बॉर्डर क्रॉस किया बगल वाली गांव में, हाँ तो पहचाने जाएंगे तुरंत, ये भाई तुम कहाँ से आ गए, ये सब डीप चले जाते हैं। तो इसीलिए जो डेमोग्राफिक चेंज हुआ है, इस पे अगर आज हम सतर्कता से काम न किए, ये नेशनल थ्रेट है ब्रदर। ये हमारे सीधा सीधा इंटरनल सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इशू है। ये जो लोग, इनको भारत से क्या मतलब है? भारत के हैं ही नहीं। ये जितने मुजाहिदीन और जितने तरह के टेररिस्ट आते हैं, तो उनको वो कुछ पैसे, चंद पैसों के लिए उनको लगेगा हमारा भाई आया है, हमारी जगह से, हमारे देश से आया है, इसको सपोर्ट करो, बम उड़वा दो। यही हुआ लगातार। अब जितने स्लीपर सेल्स की कहानी है, आप पूरे नॉर्थ इंडिया, कश्मीर की फाइल्स उठा के आप देख लीजिए। आप नॉर्थ ईस्ट में आके, मैं खुद काम किया हूं ब्रदर, और मैं आउट ऑफ एक्सपीरियंस बोल रहा हूं, मैं किताबी बात नहीं कर रहा हूं। वी हैव फाउंड सो मेनी स्लीपर सेल्स। ये पूरा का पूरा मतलब बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस है, नॉट टू नेम एनी ऑफ देम, हाँ, कैसे ऑर्गेनाइजेशंस है जो कि प्रॉपर फ्रंट फेस है उनके, वो पीछे पीछे से स्लीपर सेल्स क्रिएट करके रखे हैं, और एंटी नेशनल एक्टिविटीज, वो चाहे मतलब एक इकोनॉमिक टेररिज्म हो, चाहे वो क्रिमिनल टेररिज्म हो, तो उस तरह की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं। और यहाँ जो लोगों को लगता है, मान लीजिए बक्सर में बैठे, ए इजा के आई बांग्लादेशी, अरे बांग्लादेशी बा भोजपुरी बोला था इजा के, आपको पता नहीं है। वो बोलता है कि ना हम भैया बस बलिया से आए हैं, हमारा वहां घर था, बाढ़ में बह गया इसलिए हम आए हैं। आई नो पीपल, मैं खुद, मैं इतने कितने सारे डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड्स हैं, जाके आप मेरे ऑफिस में पीछे वाले देखिए, वहाँ एंटी इन्फिल्ट्रेशन सेल्स होते थे हमारे, यहाँ पे असम में वगैरह में, इन्फिल्ट्रेशन के अगेंस्ट। और यहाँ पे लोग समझ नहीं पा रहे। मैं बताता हूँ आपको छोटा एग्जांपल, मैं कलकत्ता में भी एक जगह पे पला बड़ा हूँ, उत्तरपाड़ा एक जगह है जहाँ पे मैं रहता था। मतलब नॉट टू मेंशन, मैं किसी तरह के जाति धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अब वहाँ टोपी पहनने वाले लोग, ये इस तरह के लोग जो वहाँ के नहीं होते थे, वो दिखने शुरू हो गए। वो कहाँ से आ रहे हैं, कौन है ये लोग, यू नो। एंड हम लोगों ने देखा है, हमारे दोस्त, अभी मैं गया था रिसेंटली उधर, तो हमारे दोस्त बोले कि भैया ये सडनली नए नए तरह के लोग आ गए हैं। कोई पूछने से किसी गांव का नाम बोल देगा, किसी जिले का नाम बता देगा, लेकिन बोलते हैं वो कि नहीं, लगता नहीं है, ये अलग ही लेवल का कुछ तो चल रहा है। तो बहुत गंदे तरीके से हमारे पास इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है। मैं कह रहा हूं, जब घर की आपकी बहू बेटियां उठा के जाने लगेंगी, जब ये सो कॉल्ड, ये ना हवा का थ्रेट नहीं है। और फिर मैं बता रहा हूं, मैं अपने पर्सनल प्रोफेशनल एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूं। दिस आर रियल थ्रेट्स। अगर ये एसआईआर नहीं होता, ये बहुत डरावनी बात है। एसआईआर कंप्लीटली नेशनल इंटरेस्ट में हो रहा है, और इस तरह की जो एक्टिविटी हो रही है वो राष्ट्र हित में बहुत जरूरी है। और हर वो आदमी जो इस चीज की खिलाफत कर रहा है, वो देश के हित की खिलाफत कर रहा है। तेजस्वी ऐसे लगातार जनसभा करे, उतने लुभावने वादे कर में, तो क्या इसमें जनता को फंसने से आम आदमी तो बोल रहा है, वो भी बिहार के लोग। मैं आपको बताया ना ब्रदर अविनाश भाई, आप इस बात को, हमारी जनता को समझना चाहिए कि वो लोग हैं जो आके कहते हैं कि मेरा तेल लगा लो, तेल लगा के सो जाओ, सुबह बाल उग जाएंगे। ये वो लोग हैं। मार्केटिंग भी घटिया। मैं आपको खुद बता रहा हूं, देखिए, अगर पलायन भी रोकना है, कि एग्जांपल फिर जब बनता है, वो 10 साल का स्कीम है। आपको 10 साल मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके 2035 में हमारे बिहार से पलायन रुकेगा। ऐसा कैसे कि आप छठ पूजा में घर नहीं जाएंगे, पलायन खत्म? मजाक समझे यार, ऐसे होता है। दिस इज नॉट नेचुरल, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए ये तेजस्वी यादव जो आपको बता रहे हैं कि भाई हम आपको इतना लाख नौकरी दे देंगे, हम इतना रुपया आपको देंगे, कहां से? आपके पास कोई प्रोविजन ही उसका नहीं है। और आप ऐसा करके आप करना क्या चाहते हैं? आप रादर ये अगर बात में भी ये बात करते हैं कि यार हम यहाँ पे ये स्किल सेंटर्स बनाएंगे, यहाँ पे हम एससीसीज खोलेंगे, यहाँ पे हम आईटी सेक्टर को प्रमोट करेंगे, यहाँ पे हम सर्विस इंडस्ट्री को प्रमोट करेंगे, यहाँ हम मतलब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को प्रमोट करेंगे, यहाँ टूरिज्म, ये सब बातें नहीं कर रहे हमारे लीडर्स। हमारे लीडर बात कर रहे हैं हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम तारे तोड़ के ला देंगे, हम दुनिया बदल देंगे, हम चांद का रंग कल से पर्पल कर देंगे। ये क्या है ये सब?
तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यही प्रॉब्लम है लीडरशिप का हमारे बिहार में, कि जब तक वो लीडर नहीं मिलेगा जो प्रैक्टिकल बात करे कि बॉस पलायन रोक देंगे, पक्का रोक देंगे, लेकिन 10 साल टाइम लगेगा, हमें मेहनत करने की जरूरत है। 10 साल साथ दीजिए, जो बच्चे आज हमारे 5th 6th स्टैंडर्ड में पढ़े इनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, और जो 10 साल बाद जो बाकी बाहर हैं उनको भी हम लाने का प्रोविजन यहाँ पे कर सकेंगे, वो प्रैक्टिकल बात होगी। लगातार एक बात कौर जी की तरफ पहले 17 महीने में जो मैंने बिहार में कर दिया, नीतीश कुमार ने अब तक जितने कार्यकाल उसमें ये कर नहीं पाए, क्या लगता है कि उनके परिवार ने 15 साल में क्या किया उसका हिसाब बताए पहले, फिर बाद में 17 महीने के हिसाब उनसे हम लोग बात करेंगे। बोले पहले 15 साल में आप लोगों ने क्या किया 1990 से 2005 तक, उसका आप जरा ब्यौरा हमको दे दीजिए, फिर महाशय आपके 17 महीने की हम बात करेंगे और सुनेंगे कि आपने किया या किसने किया, कि काम बैकग्राउंड में हो गया, ठीक ना अविनाश भाई, आप पूरा सब काम हम करके आए, यह सब काम करके आए, ये पूरा एकदम सेट वेट कर दिया, हम तो उधर चाय पी रहे थे, हम आए अभी पकड़ के एकदम पॉप गाना वाना गाने लगे कि भाई देखो, फिर बोले देखो हमने कितना कुछ कर दिया, कितना सेटअप कर दिया, काम आपने किया, हम आके बस माइक सामने हैं बड़ा बोल दिए, अब बोल दिए कि भाई साहब हमने किया। तो ये भाई साहब उसी का क्रेडिट लेते हैं कि काम बैकग्राउंड में हो गया तो मौका मिल गया उसी दिन के स्टेज पे खड़े हो जाए, तब सारा आप क्लेम कर लिए कि आपके करते हो गया। तो अगर इतना ही ताकत था, इतना ही कर पाते तो बॉस 15 साल में बिहार की किस्मत चमका चुके होता आपका परिवार, लेकिन आपके परिवार ने अपना किस्मत चमकाया। जन स्वराज में आप गए थे, जन स्वराज में ऐसा क्या अच्छा लगा कि आप चले गए, और ऐसी क्या मजबूरी आई कि उसको छोड़ना पड़ा? दोनों ही गलत है, अच्छा लगने वाले पार्ट भी गलत है, मजबूरी वाला पार्ट भी गलत है। देखिए मैं निर्दलीय टाइप पे कहीं नहीं था, किसी पार्टी में तो था नहीं, मैं था, लेकिन जो बातें हो रही थी तो जब डिस्कशन हुआ उनके कुछ सीनियर लोगों ने बात किया कि भाई बिहार की बात है, द करेक्ट नरेटिव्स ऑफ बिहार, इस सब पे बात ठीक है, बातों में बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं। मैं आज भी कहता हूँ कि जो सही मुद्दे उठ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, मुद्दे तो सही उठ रहे हैं, और मैं मानता हूँ मोरल सारी पार्टीज इस बात को भी मानती हैं कि हाँ मुद्दे सही है और हम उस पर काम कर सकते हैं, लेकिन जो काम करने का जो तरीका है वो फिर थोड़ा सा बेचैनी क्रिएट करता है। सामूहिक प्रयास, कहाँ है सामूहिक प्रयास? कौन दूसरा आदमी आपको दिखता है बताइए तो, वहां पे कोई दिखता हो तो सामूहिक क्या है इसमें, है ना? वो सामूहिक सही लोग, अब सही लोग में अब हम गिनाने लगे, हमको लोग गिनाते हैं, तो आप देख लीजिए अब जितने 5-6 टॉप के लोग हैं उनको देखिए, पहले कोई जेडीयू में था, फिर कोई भाजपा में गया, फिर कांग्रेस में गया, फिर अब यहाँ पे आया, ऐसे सारे टॉप लीडर्स के उनको उठा के देख लीजिए, ठीक। तो कौन सही लोग? ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसको आप डॉक्टर बोल के पेश करते हैं, बाद में झोला छाप डॉक्टर निकलता है। तो ऐसे बहुत सारे, ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स है, तब यार आपको बेचैनी होने लगती है, बस नहीं कुछ सटल नहीं है, दिस इज लाइक गोइंग टू फास्ट, ये इतना फास्ट हम जाने का प्रयास करेंगे तो मुंह के बल गिरेंगे, और जितने लोग हम पे भरोसा कर रहे हैं कल को सब पकड़ के गाली देंगे, यार आपको तो पता था, आप भी हमको यही बना दिए। तो ये अभी लोग नहीं समझ रहे, जब वक्त आएगा तब समझेंगे। बट मेरी गुड विशेज हैं, भगवान करे कि आप अच्छा काम प्रयास करें, सफल होइए, है ना, उसके लिए गुड विशेज, इसमें कोई नहीं है। कोई हर अच्छे आदमी के लिए, हर अच्छे प्रयास के लिए भगवान का सपोर्ट मिलना चाहिए, भगवान भी साथ रहने चाहिए, आपको भी जेन्युइनली प्रयास करना चाहिए। लेकिन मैंने जो बताया कि देखो मैं एडमिनिस्ट्रेशन में रहा हूं बॉस, मैंने देखा है हाउ थिंग्स वर्क। रातों रात आप ऐसे चुटकी बजाया, अलादीन का चिराग घसा, आ गया, सब ठीक हो गया, नहीं होता है। पर जब ऐसी बातें होने लगती है ना, तो फिर वो एडवर्टीजमेंट्स याद आने लगते हैं जो पहले आते थे, है ना, कि पहले मैं बड़ा खराब सा लगता था, फिर मैंने ये वाला ड्रिंक पिया और अब मैं पूरी तरह से तंदुरुस्त हो गया। तो इस तरह की एडवर्टीजमेंट याद आने लगता है, यार इसके लिए ये तो नहीं करना था। तो जब ये चीज समझ में आया ना कि नहीं, मुझे वो ठीक नहीं समझ में आ रहा कि नहीं यार इस चीज के लिए नहीं। अब मेरा विचारधारा डे वन से क्लियर है। लोग मुझे कहते हैं कि पहले इधर पहले उधर, ये सब भैया हम ही स्थिर हैं, हम भाजपा के विचारधारा के थे और डे वन से बोल रहे हैं इस बात को। जब निर्दलीय लड़े थे तब भी कहते थे 2047 का माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो सपना है विकसित भारत का, वो पूरा करना है। वही तो आज भी कह रहा हूं। मैं कहां बदला हूं, मैं कहां बदला हूं बॉस? और मैं टिकट विकट के चक्कर वाला आदमी नहीं हूं कि लोग कहते हैं कि आप अवसरवादी हैं। बॉस क्या आईपीएस का नौकरी छोड़ के हम अवसरवादी हैं? और आप क्या कर रहे हैं? हमको अवसरवादी कह रहे हैं जो अपना सब छोड़ के आया है। मैं यहां पाने क्या हूं? मैं तो दे रहा हूं। मैं जहां गया वहां दिया हूं। क्या मिला है मुझे वहां से? मैं दिया हूं उल्टा। यार आप तो इस तरह की जो चीजें आप कह रहे हैं ना, तो ये खराब लगता है। और यही नहीं, जब आप सब थोड़ा सा दूरी बनाते हैं और जब आपकी पूरी आईटी टीम को लगा दिया जाता है कि गलत गलत कमेंट करो, तुम अब उसको ट्रोलिंग करो, तब समझ में आ जाता है कि बॉस सही किया, एकदम सही किया ना। ऐसा ये नेगेटिव मानसिकता का मैं आदमी नहीं हूं। मैं नहीं रह सकता नेगेटिविटी के बीच में। मैं बहुत सकारात्मक आदमी हूं यार, पॉजिटिव आदमी हूं। मैं अपनी लकीर लंबी खींचूंगा और मेरे भाई की भी लकीर अपने साथ लंबी खिंचवाऊंगा। मैं खुद अकेला बढ़ने वाला आदमी नहीं हूं, मेरे साथ पूरी टीम बढ़नी चाहिए। मैंने आपको बताया ना कि मैं टीम प्लेयर हूं।
मेरे टीम को कॉम्प्रोमाइज करके मैं हीरो बन जाऊं, ये पॉसिबल नहीं होगा। और ये चीज मुझे सिर्फ भाजपा में होता हुआ नजर आ रहा है, जहां पे ये किसी की पार्टी नहीं है। अब हर पार्टी को उठाइए, सो कॉल्ड नेशनल पार्टी कांग्रेस, वो भी बोलेगी गांधी परिवार की पार्टी है। दो पार्टी है, एक तो कम्युनिस्ट पार्टी है जो बोल सकता है कि हम भाई किसी की पार्टी नहीं है, और दूसरा भाजपा है जो कि भाई सीरियसली भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कार्डर्स की पार्टी है। कम्युनिस्ट जो पार्टी या कम्युनिस्ट माइंडसेट जो है, आइडियोलॉजी इज अ डेड आइडियोलॉजी। आप उसको लेके अगर आज की जिंदगी में, तो आप थ्योरी के लिए ठीक है, प्रैक्टिकल आप नहीं जी सकते उस आइडियोलॉजी पे। वो आपको थोड़ा बहुत गाइडेंस वैसा थ्योरी के लिए समझ में आ जाएगा, रेफरल पॉइंट्स के लिए। जहां उसको आपने जीवन में लाने का प्रयास किया, वो आपको डुबा देगा, मरवा देगा। वो मतलब वो क्रांति के नाम पे यहाँ पे मतलब क्या कहेंगे, टेररिज्म फैला देगा। तो वो तो है ही नहीं, नो, कैपिटल कंप्लीट जीरो। तो एकमात्र बचता है, वो है बीजेपी। एकमात्र आइडियोलॉजी जो आज के दिन में मुझे लगता है कि देश के हित में है और जो सच में कर पाने की काबिलियत रखेगा, वो बीजेपी ही होगा। बाकी हाँ, बात तो देखिए जनसुराज भी अच्छी करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। अभी बात में अच्छी बात करने में जनसुराज इज टॉकिंग वेल, उसको मैं पूरा क्रेडिट देता हूं। और आज के दिन में एक अच्छे नैरेटिव्स बिल्डअप कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। बट आफ्टर दैट सामूहिक प्रयास, सही लोग, सही सोच, ये सब आइडियोलॉजी, तीनों आइडियोलॉजी कॉम्प्रोमाइज्ड महसूस होता है। इसीलिए मेरे अपने रिजर्वेशंस थे और मैं अपनी विचारधारा जिसमें था उस पर मैं स्टिक रहना पसंद करता। प्रशांत किशोर लगातार शिक्षा, पलायन, बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हैं, क्या लगता है इससे परिवर्तन हो पाएगा? नहीं, मुद्दा देखिए सही है, मुद्दा में एकदम क्वेश्चन नहीं करना है, ये मुद्दा तो है। भाजपा भी यही मुद्दा उठाता है, कौन भाजपा दूसरा मुद्दा थोड़ी उठा रहा है ना। ये मुद्दे पे तो तेजस्वी यादव भी बोलना सीख गए हैं, वो भी बोलता है। आजकल कौन नहीं उठा रहा है ये मुद्दा, ये बताइए। करने का क्या प्लान है, इस पे बात किया जाए, करेंगे कैसे। तो मैं मानता हूं कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो गंभीरता से हर विषय को विचार करके उस पे सामूहिक तौर पे सही, एक्चुअली सामूहिक प्रयास भाजपा करती है, जो कर सकती है। जो राजद है उन हवा वो फैमिली पार्टी है, उसमें वो फैमिली के अंदर पार्टी होगा और सब खत्म, पार्टी खत्म, उसमें कुछ है नहीं, बस बोलने के लिए। कितने हमारे वो परिवार हैं, चाहे मुस्लिम्स के हो चाहे यादव भाई लोग हो, अब देखिए कितने लोग डेवलप कर पाए, कितनों का उन्होंने हाथ पकड़ के आगे कर दिया। आज पप्पू यादव जी उठना चाहते हैं, भैया वो एक यादव कैसे खड़ा हो जाएगा, काटो। वो भाई साहब तेजस्वी यादव जी काटने पे लगे हुए हैं, लालू जी के परिवार उनको काटने पे लगे हैं, कि और दूसरा यादव कैसे खड़ा हो जाएगा ना, उसको तो हम नहीं खड़ा होने देंगे, हमारा परिवार। तो अब सोचिए, जब ये मानसिकता से लोग लीडरशिप करना चाहते हैं, बस वो बिहार का क्या भला करेंगे, है ना। बाकी जो कोई पार्टीज हैं जो कि अच्छी बातें कर लेते हैं, तो बातों में और काम में बहुत फर्क है। तो भाजपा एकमात्र ऐसा पार्टी है ब्रदर आज के टाइम पे जो कि एक विचारधारा पे चलने वाली पहली बात तो पार्टी है। दूसरा, इसका नेतृत्व मजबूत है। यहां भाजपा का नेतृत्व ना डगमगाता नेतृत्व नहीं है। 370 हटेगा, हट गया, कहानी नहीं बतियाए, हटा दिए, है ना। तो इस तरह के बहुत सारे मुद्दे जो बीजेपी ने स्ट्रांगली ऐसे मुद्दों को हिट किया है जो कई दशकों तक सरकार बात करती रह गई, सोचती रह गई, डिस्कशंस में रह गए। लोगों को लगता था ये हो ही नहीं सकता, है ना, ये पॉसिबल है, वो करके दिखाया। तो इसीलिए मुझे लगता है कि आने वाला जो वक्त है उसमें बाकी जितने भी पार्टीज हैं उनकी जितनी भी बातें हैं, जो मुद्दों की आप बात करें कि इसके मुद्दे बात करें, उसके मुद्दे बात सही करें, बात करना चाहिए। ये टॉपिक्स डिस्कशन में रहने चाहिए, जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स में रहने चाहिए, लेकिन उसको करने की क्षमता किसके ऊपर है, किसके पास है। वोट का, जब वोटिंग देने का मौका है, मुझे लगता है हम सभी को, जनता को ये देखना चाहिए कि ये कर कौन सकता है ये करने। और फिर एक बात, एक आदमी को अगर देंगे ना कि भाई तुम कर दो, वो हिटलर बन जाएगा, याद रखिएगा इस बात को। कहीं भी एक आदमी रूल किया शुरू, वो डिक्टेटरशिप तैयार होगा। आप भाजपा जैसी पार्टी देखिए, जैसा मल्टीपल लीडर्स की, मैं गिना दूंगा, मल्टीपल लीडर्स हैं। हाँ, मोदी जी, लोग कहते हैं मोदी जी और अमित शाह जी के नाम कहेंगे कि नहीं भाई, अरे भाई वो इतने, उन्होंने अपना स्टेचर इस लेवल पे कर दिया है, देश के लिए काम करके किया है ना। उन्होंने सोशल मीडिया से अपना नाम नहीं बनाया है, काम करके बनाया है ना। तो किसी भी चीज को खींचने के लिए एक इंजन तो चाहिए, लेकिन उसके पीछे भी एक लाइन ऑफ सीरीज ऑफ यंग लीडर्स हैं। आप देखिए बिहार में बहुत सारे लीडर्स तैयार हो रहे हैं, और इसलिए मेरा मानना है कि जितने भी मुद्दे उठ रहे हैं उसको करने की क्षमता भाजपा के पास। कांग्रेस कहती है कि हमेशा हिटलर शाही करते रहते हैं मोदी। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप इज नॉट हिटलर शाही। हाँ, हिटलर शाही क्या, हिटलर शाही इसको कैसे आप कह सकते हैं, जब वो देश हित में काम हो रहा है, हर एक डिसीजन देश हित में लिया जा रहा है, हर एक व्यवस्था देश हित में तय किया जा रहा है। वो हिटलर शाही क्या, वो क्या हिटलर शाही करके आपका जमीन दबोच रहे हैं, है ना। वो क्या कर रहे हैं, वो तो अभी आपको मौका दिया जा रहा है ना, आप पूरा मोटरसाइकिल लेके घूम के यहाँ पे इस तरह यात्रा निकाल रहे हैं, देश घूम रहे। हिटलर शाही होता तो आप निकल पाते, आप एक आदमी खड़ा हो पाता मार्केट में, हिटलर शाही तो क्या बात करें। लोकतंत्र आज के दिन में फल रहा है,
पूरी तरह से लोकतंत्र को अपनी तरह, अब कोई मजबूत है तो आप उसको हिटलर बोल के साइड कर देंगे, ऐसा करते हैं क्या? ये गलत है। मैं बोलूंगा कि एक मजबूत प्रधानमंत्री मिला है भारतवर्ष को, एक मजबूत गृह मंत्री मिला है भारतवर्ष को, और ये भारत का सौभाग्य है। और ये जो कह रहे हैं हिटलर शाही, वो कमजोर प्रवृत्ति के लोग हैं, और जो कमजोर है ना उसको कोई मजबूत दिख जाता है तो उसको वो तानाशाह लगता है, उसको वो हिटलर लगता है। लेकिन अगर वो एक भी काम अगर देश हित से हिला हुआ नजर आए तब आपके क्वेश्चंस उठाइए ना। बस एक एक काम जब देश हित के लिए समर्पित है, एक एक काम जब राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित है, उस आदमी को, उस टीम को आप ऐसा कोई भी संज्ञा देके लोगों को बरगलाएंगे तो लोग उससे बरगलाने वाले नहीं। सर प्रशांत सर हमेशा एक बात का जिक्र करें, जाति से ऊपर उठ के वोट करिए, जबकि बिहार में जातिगत राजनीति बहुत बड़ा है। क्या लगता है जाति से लोग तो कहिए ऐसे हर आदमी को जो कहते हैं जाति से उठ के वोट करे, कि जाति समीकरण बिना देखे आप अपना कैंडिडेट दीजिए। कोई भी बोलिए बिना जाति समीकरण देखिए आपकी खुद जाति में बांटे हुए टीम्स, कि भाई ये टीम इसके लिए, वो टीम उसके लिए, ये सीट पे इसको लड़ाना है तो वो जीते। अब छोड़ के करिए ना, आपका हर बंदा एकदम टॉप क्लास का होना चाहिए, हर एक कैंडिडेट मिल जाएगा तो आपको लगा दीजिए, देखते हैं। अभी आएगा टाइम, आप देखिएगा कि कितना जाति पे खेल हो रहा है। बोलने वाले जो लोग हैं, देखिए जाति समाज का एक हिस्सा है, जाति जब मुद्दा बन जाएगा वही प्रॉब्लम है। वो लेकिन आप एक तो समाज का हिस्सा है ना, आप उसको कैसे बरगला छोड़ देंगे यार? जाति को आप छोड़ के राजनीति नहीं कर सकते हैं, वो एक पार्ट है, एक समाज को जुड़ने का, जोड़ने का, वो भी एक मंच है। लेकिन हाँ, वही मुद्दा नहीं बनना चाहिए। अगर जाति में ही करना तो भाई उनका ही कहना, जनसुराज कहता है ना, उस जाति का जो बेस्ट आदमी है उसको दीजिए, तो ये प्रमोशन होता है, इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, सिर्फ आप क्योंकि एक पर्टिकुलर जाति के हैं इसलिए आप राज करेंगे, एक जाति के हैं इसलिए आपको प्रमोट किया जाएगा, तो वो गलत है। जाति समाज का एक हिस्सा है, ठीक है, जाति ही समाज का मुद्दा बन जाता है तब गलत है। और ये सब चीजें ठीक होंगी, पढ़े लिखे लोग राजनीति में आ रहे हैं, पढ़े लिखे लोग वोटर्स बन रहे हैं, तो दोनों तरफ से जब होगा तो ग्रेजुअली, अगेन रातों रात हम ठीक कर देंगे, ये एजेंडा फिर गलत है। ये ठीक होगा जब आपके पास बात करने के नए टॉपिक्स आएंगे, नए आइडियाज आएंगे, डेवलपमेंट के इश्यूज पे आप बात करेंगे, आपके जीवन में नए अवसर के बारे में बात करेंगे, आपके करियर अपॉर्चुनिटीज क्या खुल रहे हैं इसके बारे में बात करेंगे, आपके बिजनेस और कहां बढ़ेंगे क्या बात करेंगे, जब कम्युनिकेशन सिस्टम कैसे ठीक होगा, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर और कैसे डेवलप होगा, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज में हम क्या काम करेंगे, कल्चरल चीजों में हम कैसे प्रमोट करेंगे, टूरिज्म में क्या करेंगे, रिलीजन को कैसे हम बचाएंगे, ये जब मुद्दों पर बात होने लगेगी, जाति कहीं ना कहीं फीका पड़ जाएगा। क्योंकि इन मुद्दों पे बात नहीं हो रही है, कोई लीडर ही नहीं आपको इस मुद्दे पे बात करने के लिए, कोई बंदा ही नहीं है जिसको इस बात को समझ आता हो, इसीलिए लोगों को आसान लगता है चल जाति पे बात कर लेते हैं। तो मैं तो इवन हमारे जो मीडिया बंधु हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, द मोमेंट यू स्टॉप टॉकिंग अबाउट जाति, जाति विल वैनिश। आप छोड़ दी ना जाति के बारे में, बात ही मत करिए, आप मुद्दों पे बात करिए। पब्लिक क्या है, देखिए मास मीडिया का, अगर आप लोगों ने मास कम पढ़ा होगा तो उसमें होगा कि मास मीडिया काम क्या कि मास तौर पे, इट्स नॉट ओनली न्यूज, यू क्रिएट व्यूज, आप व्यूज क्रिएट करते हैं लोगों में, आप जाति जाति की बात करते हैं, इस जाति का ये समीकरण। मैं देखता हूं कुछ लोग बैठते हैं मतलब चैनल्स पे, वो बैठ के यही सब बातें करते हैं, मुझे बड़ा खराब लगता है यार। आप क्या लोगों को परोस रहे हैं? आपके पास भी टॉपिक नहीं है, आपकी भी समझ में क्या, सिर्फ यही ना उस जाति का है तो उसको यहां बैलेंस किया जाएगा, तो उसको ही इंटरटेनमेंट बना के पेश करते हैं। हमारी बिहार की जो न्यूज एंकर्स हैं, जो न्यूज चैनल्स हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है आप बहुत सही मुद्दों को उठाया जाए, सही मुद्दे उठाइए कि एजुकेशन में जो चल रहा है तो इस पार्टी के टाइम में यहां काम हुआ, ये सारे टॉपिक्स, इस तरह के मुद्दों पे बात की तो लोगों के पास सही मायने, सही आकलन करने, अपने लीडर्स को समझने के लिए सही मापदंड क्रिएट होंगे। आज लीडर्स को समझने का मापदंड ही आपने जाति बना दिया है। ये बताइए कि ये लीडर यार एजुकेशन पे ये व्यू रखता है, ये लीडर ये एजुकेशन पे ये व्यू रखता है, ये लीडर एजुकेशन पे ये व्यू रखता है। आप बताओ सबसे अच्छा एजुकेशन पे कौन व्यू रखता है? तब ना जनता उसमें चूज करेगी। आप बताएंगे एक भैया ये जाति के हैं, एक वो जाति, लेकिन यहाँ पे ये जाति ज्यादा है तो इसलिए किसको चूज करना है? लोग बोले हाँ भाई हमारी जाति को चूज करेंगे। आप जब टॉपिक आपको दिया जाएगा, जो क्वेश्चन मिलेगा आप उसी का आंसर लिखेंगे ना। जब समाज में बार बार आप जाति परोस रहे हैं, वो चाहे न्यूज से हो, चाहे मंच से हो, चाहे रूम डिस्कशंस में हो, तो फिर तो वही टॉपिक राज करेंगे और वही दुर्भाग्य में हमारा बिहार फंसा हुआ है। सो ब्रदर्स, वी नीड लीडर्स, वी नीड पीपल। हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो सही मुद्दों को अब लेके बोर्ड रूम में, डाइनिंग रूम में, ड्राइंग रूम्स में, न्यूज रूम्स में, पॉलिटिकल हाउसेस में वो चर्चा का इशू चेंज करें। सर पार्टी अगर आपको टिकट देती है बक्सर से, तो किन मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच जाएं? देखिए पार्टी, पहले तो टिकट की बात में मैं टिकट के रेस में नहीं हूं, हाँ मैं, लेकिन कमल तो खिलेगा बक्सर में, इसमें कोई शक नहीं। कमल खिलेगा, बक्सर ही नहीं हर जगह खिलेगा।
और ये जिम्मेदारी मैं लूंगा पक्का। हाँ, अगर प्रशांत किशोर भी इस बक्सर सीट से लड़ जाते हैं और आप भी रहे और कांग्रेस का कोई महागठबंधन का रहे, तो कितनी नहीं, ये सब हाइपोथेसिस है। कैसे बैठ के बोलते हैं अरे यार अगर ऐसा होता कि चांद टूट के हमारे आंगन में गिर जाता, यार क्या मजा आता ना, लाइट वाइट जलाना ही नहीं पड़ता। तो वो बात हो गई। हाँ, अगर ऐसा होता तो फिर कैसा होता, राइट। तो अगर ऐसा होगा तभी यहाँ कमल खिलेगा। आप याद रखिए, यहाँ तो कमल ही खिलेगा बक्सर में। और यहाँ की जनता, मैं यहाँ खड़ा हूँ और जिम्मेदारी के साथ खड़ा हूँ मैं अपने बक्सर के लोगों के साथ, कि यहाँ कमल खिला के देखिए आपका काम कैसे सही तरीके से निर्धारित होगा। मैंने जो बताया, ये सारे मुद्दे जो हैं बक्सर के, जितने मुद्दे हैं, ये जो जमीन के लड़ाई हो रही है, चाहे नदी का ये इसका इरिगेशन के जो हमारे पानी नहीं पहुंच रहे हैं, या फिर हमारे बिजली का इश्यूज हो रहे हैं, रोड रास्तों का इश्यूज आ रहा है, पढ़ाई का, शिक्षा का प्रॉब्लम है, खेल कूद के बढ़ावे का इशू है, ये सारे इशू सॉल्व हो जाएंगे। कैसे सॉल्व होंगे? जब हम सही आइडिया पकड़ेंगे। मेरा आइडिया क्या होगा? बक्सर का लॉ एंड ऑर्डर बेस्ट होना है। दैट लेवल पे हम बात करेंगे। मैं नहीं, मान लीजिए हमारा आप भी बक्सर किया होकर, तो आप ही मान लीजिए एमएलए, तो मैं आपको बताऊंगा बॉस आपने बेकार की बातें मत करिए, आप बक्सर के लॉ एंड ऑर्डर ठीक करना है हमें, इसको लेके आप मीटिंग करिए कि मुझे यहाँ का क्राइम ग्राफ को बेहतर ठीक करना है, लो ले आना है, ये सारे मुद्दों पे हमको इस तरह से अप्रोच करना है। प्लस हमें यहाँ का इकोनॉमी को बूस्टअप करना है, यहाँ की मार्केट को बढ़ाना है, यहाँ जितने भी बिजनेस हाउसेस हैं उनका बिजनेस कैसे बढ़ेगा, किस तरह से हम आसपास का मार्केट इंटीग्रेट करेंगे, हम बक्सर बनारस एक इकोनॉमिक कॉरिडोर कैसे क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे बिजनेस कॉरिडोर कैसे क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ आसपास में कौन सा एग्रीकल्चरल बूम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इन मुद्दों को लेके हमें चलना है। वो करने के लिए जो पॉलिसी डिसीजंस होंगे कि हमें कहाँ पे कितना पैसे प्लांट ये पुश करने हैं, कहाँ हमें इंडस्ट्री को प्रमोट करना है, नवानगर में जैसे एसईजी आया है तो उसको हम कैसे और प्रमोट करें कि वहाँ का इकोनॉमिक्स एकदम बढ़ जाए। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो प्रतिनिधि करने वाला आदमी हो वो इन मुद्दों पर ध्यान दे। जब ये सब चीजें होने लगेंगी, रास्ते खुद बनेंगे। जब बिजनेस बढ़ेगा, गाड़ियां आएंगी तो रास्तों की जरूरत होगी, और जब नीड होगा, जरूरत होगा, रोड खुद बनेंगे। यहाँ पे जब इंडस्ट्री लगेगा, एग्रीकल्चरल सेक्टर में आप यहाँ पे मिल्स लगेंगे, उसको बिजली चाहिए, और बिजली चाहिए, बिजली का प्रोडक्शन और या बिजली का जो सप्लाई है वो खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाएगा। यही नहीं, जब यहाँ पे आईटी सेक्टर का कोई, अगर यहाँ पे हमने इंडस्ट्री स्टार्टअप करवाने का कोशिश किया, तो यहाँ आईटी से रिलेटेड पढ़ाई चाहिए होगा, वो स्किल चाहिए होगा। इसके लिए यहाँ पे कॉलेजेस खुलेंगे जहाँ पे आईटी रिलेटेड या फिर वो स्किल्स के लिए वहाँ पे शिक्षा दी जाएगी, ताकि हमारा लोकल स्किल्ड जो मैन पावर है वो अवेलेबल हो सके। तो अगर हम आइडिया लेवल पे काम करेंगे तो बाकी चीजें टेकन केयर ऑफ हो जाएगी। अगर आप बात करते हैं, आपको भूख लगी है, भूख लगती है तो खाना खुद बनेगा ना, या कहीं ना कहीं खाना इंतजाम होगा। अब आप फोकस करेंगे कि नहीं खाना ही बनाएंगे, तो भूख जो है वो भूख होनी चाहिए। और भूख कैसे क्रिएट होगा समाज में? इस लेवल पे, जब आप अवसर क्रिएट करेंगे। यहाँ जब अवसर क्रिएट होगा, आप देखेंगे बाकी चीजें टेकन केयर हो जाएगी। मैं बक्सर में हूं तो इसलिए, क्योंकि आपने प्रश्न पूछा, तो लोगों की इजी समझदारी के समझने के लिए बताऊं, हमारा फोकस बेस्ट लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पर होना चाहिए। हमारा फोकस यहाँ की इकोनॉमी को बूस्टअप करने, मतलब यहाँ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बढ़ने के लिए होना चाहिए। हमारा फोकस यहाँ का जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है, यहाँ ये धान का कटोरा है, ये सब हमारा क्षेत्र, तो उसका जो धान उगता है वो कटोरे में ही ना सड़ जाए, उसको एक अच्छा मार्केट मिले, हमारे किसान को बेहतर वहाँ पे उसके रिटर्न्स मिले। इसका यहाँ जो इरिगेशन का प्रॉब्लम इश्यूज हैं बहुत सारे, है ना, कि यहाँ पे खेत पे ठीक से टाइम पे पानी आना चाहिए। हमारे जो एग्रीकल्चरल मतलब हमारे किसानों के इश्यूज हैं कि वक्त पे उनको खाद मिलना चाहिए, उनके लिए कोल्ड स्टोर का व्यवस्था होना चाहिए, उनका जो मार्केट है वो बेहतर होना चाहिए। इन सब पे काम करने की जरूरत है। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने की, यहाँ पे अच्छे स्कूल्स और अच्छे स्कूल्स लाने की जरूरत है। यहाँ के जो मतलब सिर्फ बिल्डिंग अच्छी नहीं होनी चाहिए, एजुकेशन भी अच्छा होना चाहिए, उस पर काम करने की जरूरत है। टेक्निकल एजुकेशन को यहाँ प्रमोट करने की बहुत जरूरत है। सबसे बड़ी बात, यहाँ हेल्थ सेक्टर पे काफी काम करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ बक्सर में ये मेरा एक पेट मतलब मेरा खुद का प्रोजेक्ट है, इसको मुझे करना है। यहाँ पे मैं पहले भी कहा था कि हॉस्पिटल तो मैं एमपी बनूं ना बनूं, हॉस्पिटल बनेगा, इसके लिए मैं कर रहा हूँ, अपने लेवल पे काम कर रहा हूँ। तो हेल्थ सेक्टर को यहाँ पे प्रमोट करने की बहुत जरूरत है, यहाँ से लोगों को बनारस या पटना ना जाना पड़े। और इन सब चीजों को बेहतर करने के लिए जो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो खुद ब खुद इसके पीछे तैयार होगा। साथ ही मैं दो स्पेशल चीजें प्रमोट करना चाहता हूँ, ये चाहूंगा कि हमारा जो भी जनप्रतिनिधि प्रमोट करे। एक है स्पोर्ट्स, यहाँ पे युवाओं में स्पोर्ट्स का कल्चर होना चाहिए। हर पंचायत में एक मिनी स्टेडियम होना चाहिए, और कम से कम जिले के लेवल पे एक ओलंपिक साइज का स्टेडियम होना चाहिए, जो प्रॉपर आपकी हर स्पोर्टिंग एक्टिविटीज की ट्रेनिंग हो सके, आपके स्पोर्टिंग टैलेंट को बाहर लेके आया जा सके। एक स्पोर्ट्स को, दूसरा है यहाँ का कल्चर एंड रिलीजन को।
कि जो यहाँ का जो कल्चरल पार्ट है, यहाँ से रिलेटेड बहुत सारे तरह के, अब आप बिस्मिल्लाह खान जी डुबरांव के ही थे, यहीं के थे, तो इसी जिले के हमारे थे। तो यहाँ पे एक म्यूजिक का कल्चर है, यहाँ पे भी मैं मिल के आया। हमारे बक्सर में काफ़ी सारे म्यूजिक के हैं, आर्ट्स के टीचर्स हैं, लेकिन उनको अपने टैलेंट को प्रमोट करने के लिए या इवन प्रोटेक्ट रखने के लिए स्कोप नहीं है उसको। साथ ही जो रिलीजियस पार्ट है, ये एक धर्म भूमि है। बक्सर जो है इसको जाना ही जाता है, ये ऋषियों का क्षेत्र रहा है ना, ये धर्म से रिलेटेड हमेशा रहा है। चाहे वो भगवान वामन भगवान की बात की जाए, भगवान राम की बात की जाए, भगवान हनुमान की बात की जाए, अहिल्या माता की बात की जाए, धर्म यहाँ पे उत्तरायणी गंगा की बात की जाए, ये धर्म यहाँ का इंट्रिंसिक पार्ट है। तो इसको कैसे हम प्रमोट कर सके कि धर्म जो है, रिलीजन, धर्म को मैं ये नहीं कहूँगा कि आप सिर्फ रिलीजियस टूरिज्म क्रिएट करिए, एक स्पिरिचुअलिटी इस जगह का एक, इसकी प्राचीनता में ही अध्यात्म है। उस चीज़ को कैसे हम बरकरार रख सकते हैं, उसको कैसे प्रमोट कर सकते हैं, और ऐसे बहुत और भी इश्यूज हैं जिस पे हम लोग काम करना चाहेंगे। आई एम श्योर जब यहाँ कमल खिलेगा तो अब की बार आप देखिएगा ये सब चीज़ बदलेगा और बक्सर एक बेहतर जगह बनेगी। और इसके लिए आप हम जैसे बहुत सारे भाई हैं जो अपना पूरा मतलब तन मन लगा के इस क्षेत्र को डेवलप करवाएंगे। अच्छा, वर्षों से लालू यादव तेजस्वी को ऑफिशियली लॉन्च कर दिया उन्होंने, क्या लगता है कि बतौर मुख्यमंत्री एक अच्छा चेहरा बन पाएंगे बिहार के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं लगता। वो मुख्यमंत्री के फेस हो ही नहीं सकते हैं। भाषा सुने हैं आप, हम तुमको चबा जाएंगे, खा जाएंगे, चीर देंगे, फाड़ देंगे, बस माफ करिए यार, और बिहार को और नहीं झेलना है प्लीज। ये आपकी भाषा बताता है, आपका भाषा बताता है कि आपकी सोच क्या है, और आपका जो सोच होगा वही आपकी नीयत होगी, और अगर नीयत में ही आपके खोट है तो आपका एक्शंस कैसे अच्छा होगा। तो इसीलिए बॉस मैं मानता हूं कि आपकी भाषा ही आपका पूरा पर्सनालिटी को समझा देता है। तो उनकी भाषा ने बहुत, और उनके मंच ने बहुत अच्छी तरह से बिहार की जनता को दिखा दिया है कि वो परिपक्व नहीं है, पॉलिटिकली भी नहीं, सोशली भी नहीं, सामाजिक तौर पे भी मुझे लगता है कि बहुत अभी रिफाइंड होने की ज़रूरत है। और हम लोग तैयार नहीं है बिहार में कि ऐसे किसी को उनको ये जिम्मेदारी दी जाए कि जो 1990 से लेकर 2005 तक बिहार ने झेला, अब ये नया जनरेशन ये नहीं झेलेगा। ये इसके लिए हम तैयार नहीं है। सर आखिरी बस 2 सवाल और जी। आरजेडी और कांग्रेस के मन से पीएम मोदी के बारे में राइट, राजनीति में इसकी जगह होनी चाहिए क्या? इस तरीके से सवाल ही नहीं, इसकी राजनीति तो बिल्कुल नहीं जगह होनी चाहिए, इसके समाज में भी जगह नहीं होनी चाहिए। ये ओछा चीज मैं बताया ना, बिलो द बेल्ट हिट करना, ये उस पार्टी के, उनके कार्यकर्ताओं के, उनके पूरे सपोर्टर्स का मानसिकता दर्शाता है। दुर्भाग्य लगता है बॉस, ये देखा मैंने, सुना जब ना मैंने, कान से खून निकल जाए। बिहार के बारे में आप धर्म की बात करेंगे, भगवान की बात करेंगे ना, तो सबसे पहले बताए कि बिहार का भगवान कौन? छठी मैया, माँ है, छठ माँ हमारी भगवान है। बिहार की भगवान एक माँ है हमारी, छठ माँ है। वहां से आप माँ को गाली देते यार, ये पॉलिटिकल बात नहीं है, ये हमारी सांस्कृतिक मतलब अस्मिता पे चोट है। हाँ, ये सिर्फ किसी के गाली देना नहीं है, हमारी संस्कृति, बिहार की भूमि से आप अगर माँ की गाली किसी के मुंह से निकलती है बॉस, किसी के मुंह से निकलती है, आप बिहार में रहने के लायक नहीं है। तो ये बहुत ही गलत, अशोभनीय चीज रहा और इसको धिक्कारते हैं हम लोग। और ऐसी चीज कभी भी राजनीति में तो बिल्कुल इसकी जगह नहीं है। और वो पार्टी जो ऐसी बात कर सकती है वो क्या माँ बहन योजना की बात करती है? सर आखिरी सवाल है, इसमें कुछ पॉलिटिकल लीडरों का नाम रखेंगे और पहली बार रैपिड फायर टाइप पहली बार जो आपके दिमाग में आएगा वहीं बोलिएगा। नरेंद्र मोदी, शेर, राहुल गांधी, अब उसका उल्टा आ रहा था कुछ नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ठीक है हाँ, कांग्रेस के युवा नेता प्रियंका, मतलब ठीक है, डिसेंट अपकमिंग पॉलिटिशियन। एकनाथ शिंदे मैच्योर्ड पॉलिटिशियन। नीतीश कुमार बाद में जाने जाएंगे, भाई युग पुरुष। लालू, जंगल राज। अखिलेश, नॉन एंटिटी। मायावती कहाँ है? तेजस्वी, अब बोलने खराब है मतलब, लालू जी के बेटे। तेज प्रताप, बिंदास। लास्ट सीएम योगी। कौन? सीएम योगी परशुराम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ऐसे ही तमाम खबरों की हमारे साथ जुड़े रहे। हमारे साथ आनंद मिश्रा जी आज मौजूद थे। ऐसे ही ढेर सारे पॉडकास्ट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे साथ सहयोगी अविनाश कुमार पांडे थे और मैं भूपेश मिश्रा। आप देख रहे थे न्यूज़ हिंदुस्तान।